जो बच्चे पिछली क्लास में मौजूद थे, ये वो वर्कशीट थी जो हमने सॉल्व की थी, पेपर 1 की ये वर्कशीट थी। और ये सारे ही क्वेश्चन हमने अल्हम्दुलिल्लाह करने की कोशिश की थी, और हर एक क्वेश्चन को कोशिश की थी कि कॉन्सेप्ट को रिपीट भी करते चले जाएं, सिर्फ आंसर पे ना जाएं। और आज तो जाहिर है पेपर 2 करने का इरादा है, तो पेपर 2 में तो बगैर रीजनिंग के आगे बढ़ भी नहीं सकते, तो इसलिए पेपर 2 में तो सारी गेम ही रीजनिंग की है। और अच्छे से, तो जो बच्चे भी मेरे साथ सेशन ये ले रहे हैं, तो उनसे उम्मीद मैं ये करूंगा कि अच्छे से पार्टिसिपेशन भी करें। और अगर कोई कॉन्सेप्ट कच्चा रह गया था, या और फिर वही बात है कि अगर किसी ने, जैसे कुछ बच्चे हमारे पास ये हैं, बाहर वाले हैं बच्चे जिन्होंने ऑर्गेनिक हमारे साथ नहीं की, तो यू डोंट नो कि मैंने किस तरह से कराई है। तो जैसे पिछली दफा भी कुछ पैटर्न के ऊपर बात हो रही थी, तो कोई मसला नहीं है, आपने स्कूल में कॉलेज में तो की भी होगी, तो देखना ये है कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा। और बहुत सारी चीजें हम रिपीट करेंगे। फिर भी अगर किसी को लगे कि टॉपिक समझने में मुश्किल हो रही है, तो रिकॉर्डिंग लेक्चर लेकर उससे कवर कर सकता है। बहरहाल चूंकि अच्छे खासे सवाल हैं, मेरे ख्याल है 16-17 सवाल निकाल के उन्होंने अलग किए हैं, तो 16-17 सवाल का मतलब तो ये हो गया कि कई सारे पेपर 2 सॉल्व करने के बराबर है आज की प्रैक्टिस। तो 16-17 सवाल पूरे हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे इसकी तो जमानत नहीं दे सकते, लेकिन मैक्सिमम हम करेंगे, और इंशाल्लाह आपकी पार्टिसिपेशन से करेंगे। और याद रखिएगा कि आपका जो पेपर 2 होता है, इस पेपर 2 में 4 से 5 सवाल आते हैं, 4 to 5 क्वेश्चन आमतौर से। तो पेपर 2 आप देखेंगे जो 1 आवर 15 मिनट में करने का है, 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं। तो 4 to 5 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 यूजुअली ऑर्गेनिक का होता है, और कभी कभी सिर्फ 5 ऑर्गेनिक का होता है और 4 इनऑर्गेनिक का आ जाता है। तो इसलिए आपने दुआ ये करनी है कि ज्यादा ऑर्गेनिक आए, कि अगर आपकी अच्छी हो गई है तो, अगर नहीं अच्छी है तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है, अल्लाह बेहतर करेगा। जी जैनब, आप पेपर 1 के सेशन में नहीं थी, आज आप मौजूद हैं, खैरियत तो है बेटा? जी सर। जी। आप पेपर 1 वाले सेशन में नहीं थी, उसके बाद रिकॉर्डिंग वगैरह भी मुझे याद नहीं आ रहा कि आपने मांगी हो मुझसे उसके बाद। सर वो आपने सेंड कर दी थी अच्छा, कर दी ग्रुप थी। में। बेटा आज टेस्ट में अगर तुम गायब हुई ना जैनब, नहीं अगर सर, आज, मैंने टेस्ट के लिए तैयारी की है। चलो कर रही हो तैयारी, चलो अल्लाह खैर करे। जी। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। आज अभी जो प्रैक्टिस आज फ्रेश फ्रेश कर रहे हैं, बहुत कुछ तो इसी से रिपीट हो जाएगा, बहुत कुछ इसी से रिवाइज हो जाएगा। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। ये जो क्वेश्चन इस वक्त हमारे सामने निकले हुए हैं, ये 2015 से लेकर 2022 तक के पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, सारे पास पेपर्स के क्वेश्चन है। बिस्मिल्लाह करते हैं। पार्ट ई से इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि उससे पहले वाला पार्ट इनऑर्गेनिक का है, तो उसमें हम अभी फिलहाल टाइम जाया नहीं करेंगे। पार्ट ई से हम क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, ठीक है जी, और रिवीजन भी साथ साथ करेंगे, पार्टिसिपेशन भी करते चले जाएंगे। HBr रिएक्ट्स विद प्रोपीन, HBr रिएक्ट्स विद प्रोपीन, ये कौन सा रिएक्शन है? एल्कीन। जरा कॉन्सेप्ट याद कीजिए, एल्कीन में क्या कौन से रिएक्शन होते हैं मैकेनिज्म वाइज? इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एडिशन। एडिशन सिर्फ एडिशन बोलना इलेक्ट्रोफिलिक काफी एडिशन नहीं है, क्योंकि एडिशन तो न्यूक्लियोफिलिक नहीं होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती थी। और आपको उसका पूरा मैकेनिज्म भी पढ़ाया गया था। कंप्लीट द डायग्राम टू शो द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, मैकेनिज्म ही पूछा है, 4 नंबर का मैकेनिज्म है। और मैंने कई दफा तुम लोगों को बताया कि मैकेनिज्म में करली एरो, चार्ज, हर चीज लगाने के अच्छे से मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने कोई टप्पे शप्पे मारे तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है ना। हर चीज प्रॉपरली मेंशन करना जरूरी होती है, तो मैं आपको एक बार करके भी दिखाऊंगा, नोट्स में भी की हुई थी। अच्छा, पहले मैं साइड में दिखा दूं कि रिएक्शन होता कैसे था, फिर यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो आपको अगर याद हो, मैं इथीन में याद दिलाता हूँ आपको, ये इथीन हुआ करती थी, और लेट से अगर इसका रिएक्शन HBr से हो रहा था, ठीक है, तो आपको ये तो पता था रिएक्शन, पहले मैं रिएक्शन लिख दूं, रिएक्शन लिख दूं, फिर इसका मैकेनिज्म साइड में, फिर इस पे अप्लाई करते हैं ताकि याद आ जाए। ये HBr होता था, सोनी अशफाक, अगर मेरी बात समझ रहे हैं आप, तो क्या होता था? सिंपल एडिशन है, ठीक है जी। एक कार्बन एक तरफ जाके ऐड, एक हाइड्रोजन एक तरफ जाके ऐड हो जाएगा, और एक Br दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2 से CH3, और ये हो जाता था CH2Br, ये एडिशन थी। मैकेनिज्म वाइज अगर आप चले जाते तो 2 स्टेप का मैकेनिज्म होता था। कैसा होता था मैकेनिज्म? ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता था, और ये हमारा HBr होता था। और आप जानते हैं कि HBr में ये पार्शियल पॉजिटिव डायपोज। हाइड्रोजन होता था, ये पार्शियल नेगेटिव ब्रोमीन होता था। और मैंने तुम लोगों को बताया था यस कि सर ब्रोमीन की जो नियत थी, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की नियत थी, वो खराब थी नहीं थी शुरू से, बिल्कुल खराब जी था। सर तो वो क्या करता था, जब बॉन्ड ब्रेकिंग की बारी आती थी तो इसका इलेक्ट्रॉन छीन लेता था, इसको आपने कर लिया उसे दिखाना है। जब इसका इलेक्ट्रॉन छीन लेता था तो हाइड्रोजन नंगा हो जाता था, आई मीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन छिन जाते थे। तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन कौन देता था? ये जो डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिला करता था, जिसकी वजह से अगर आपको याद आ जाए तो कार्बोकैटाइन फॉर्म होता था। याद है? कार्बो कैटाइन फॉर्म हो जाता था। कार्बोकैटाइन का मतलब क्या है कि कार्बोकैटायन फॉर्म हाँ जी, एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता था। मान ले जैसे ये वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया,
तो दूसरे वाले कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच हो जाता था। भाई ये हाइड्रोजन को इसने इलेक्ट्रॉन दिया, मान लीजिए ये वाला कार्बन इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया और इसके साथ अटैच हो गया, तो ये वाला कार्बन CH3 में कन्वर्ट हो जाता था। और अल्लाह आपका भला करे, जो दूसरा वाला कार्बन है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता था। इसी को हमने क्या कहा था, कार्बो कैटाइन का नाम दिया था, कार्बो कैटाइन। और ये आप समझे, इसके साथ ये दो हाइड्रोजन लगे हुए ऐसे, ये कार्बोकैटाइन बन गया। ये वाले को हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया और इस वाले पर हाइड्रोजन अटैच कर दिया। उसके बाद आपको अगर याद आता हो तो ये जो Br था, इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाता था, नेगेटिव, नेगेटिव बन जाता था। तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होता था, ये इस तरफ अट्रैक्ट हो जाता इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन दे से। देता था। और जब इलेक्ट्रॉन दे देता था तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बन जाया करती थी। और फाइनल प्रोडक्ट को हम कैसे मेंशन करते थे, CH2Br+। ये हमारे पास आ गया था CH2, ये CH3 में कन्वर्ट हो गया था और ये आ गया था हमारे पास CH2Br। सिंपल इस तरह से मेंशन करते थे। ये एल्कीन में मैकेनिज्म था। फसी भाई याद आता है, पढ़ा है ना आपने? जी सर। ठीक है, अब इसमें जो मार्क्स है बेटा, ये कर ली एरो, ये वाला कर लिया एरो, सोनिया अशफाक जैद, ठीक है, ये वाला कर लिया एरो, ये पोलैरिटी, ये लोन पेयर, ये चार्ज, ये आइन, ये सब, और ये वाला एरो, ये सब अगर आपने शो नहीं किया तो बेटा फिर मार्क्स कट जाएंगे। आ जाएंगे बेटा। अब ये रिवाइज हो गया तो अब मैं खाली शुरू कर सकते हैं। क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव शो कर दूंगा, यस और नो। फिर यहाँ Yes, डबल sir. बॉन्ड से, यूसुफ डबल बॉन्ड से ऐसे कर लिया एरो शो करूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, किसी एक कार्बन पर मार्कोनिकॉफ के हिसाब से अगर फॉलो कर लें तो ज्यादा हाइड्रोजन है। मार्कोनिकॉफ के हिसाब से कौन कहाँ अटैच होता है, याद करो। देखो उसने सवाल कहा भी होगा, ये देखो क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरमीडिएट इन द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, और ये कंप्लीट द डायग्राम टू शो द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ HBr एंड प्रोपीन टू फॉर्म द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से आप जानते हैं कि हाइड्रोजन वहां अटैच होना पसंद करेगा जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है, यस और नो। तो अब आप देखिए इसको कि आपने इस पर हाइड्रोजन अटैच कर दिया, मान लीजिए ये वाले कार्बन पर आप हाइड्रोजन अटैच करने जा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे आएगा, यस और नो। जी। अब इसको इंटरमीडिएट में हम कैसे बनाने वाले हैं, देखो बेटा, ये वाला कार्बन आया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज के साथ यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर ये CH3 हो गया और यहाँ पर भी ये CH3 हो गया। देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा तो ये ग्रुप CH3 में कन्वर्ट हो गया, ये पहले से CH3 था और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बोकैटाइन बन गया। ये ब्रोमीन के लिए एरो शो करें। हाँ जी, बिल्कुल 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 मेरे बच्चे, ये ब्रोमीन वाला एरो ये वाला आ गया। उसके बाद यहाँ पर आपने ब्रोमीन कंप्लीट नेगेटिव दिखाना है, इसका लोन पेयर दिखाना है, और यहाँ से ऐसे करके एरो दिखाना है, कर लिया एरो। और उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट आपने तमीज और तरीके से दिखा देना है, जहां पर ये हमारे पास कार्बन आ गया, इस पर एक तरफ से CH3 लगा हुआ है, उसके बाद दूसरी तरफ भी इसके CH3 लगा हुआ है, H लगा हुआ है, और यहाँ पर Br लगे। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो और सिंपल स्ट्रक्चरल फॉर्म में भी दिखा सकते हो। इज दैट क्लियर? यस सर। अमान, जैनब, इंशा, जी सर क्लियर है। जी सर क्लियर है। मार्क्स मिल रहे हैं। वो 4 मार्क्स किस चीज के मिल रहे हैं बेटा, 1 2 3 और ये 4, ठीक है ना। ये 4 मार्क्स आपको लेने अगर हैं तो आपको यहाँ पोलैरिटी शो करनी है, एरोज कर्ली एरोज शो करने हैं, और उसमें गलती नहीं करनी। अच्छा, ये हमने याद करो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से बनाया है। अब अगला सवाल रीजनिंग आ गया है, उम्मीद है बात समझ में आई है, नहीं आई तो पूछ लेना बेटा, साथ साथ पूछोगे। दिस इज द लास्ट अटेम्प्ट जो मेरे साथ आप ले रहे हो। इसके बाद जब हम ALD करेंगे पेपर 2 फुल फ्लेज, तब आएगा ऑर्गेनिक, फिर उस वक्त मैं चपेट लगाऊंगा अगर रीजन पूछोगे तो। एक्सप्लेन वाई 2 ब्रोमो एल्केन, और ये ऐसी भी रिसेंट पास हुए का सवाल है। Explain why 2 bromoalkanes are not produced in equal amounts। अच्छा भाई, अब जरा इधर आ जाओ, ये कंपाउंड क्या था, ये कंपाउंड था CH3CH डबल बॉन्ड CH2। आप ये देखो एसिमेट्रिकल कार्बन थे और इस पर एडिशन भी हो रही थी एसिमेट्रिकल। और आपको क्या पढ़ाया गया था कि एसिमेट्रिकल कार्बन पर एसिमेट्रिकल कंपाउंड की एडिशन हो तो मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई हो जाता है, यानी 2 प्रोडक्ट बनते हैं, मेजर और माइनर। मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है, या हाइड्रोजन वहां अटैच होता है जहां पहले से हाइड्रोजन, बोलो, ज्यादा होंगे। मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, CH3 CH और CH3। और इसके अलावा एक और प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2Br। तो आपको मालूम है कि ये वाला प्रोडक्ट मेजर होता है इसमें, और ये वाला प्रोडक्ट जो है वो माइनर होता है।
अब अगले सवाल में क्या पूछता है, और ये सवाल कई दफा घूम घूम के आएगा, सिर्फ यहाँ नहीं, कई दफा आता है ऑर्गेनिक में सारा सवाल। एक्सप्लेन व्हाई टू ब्रोमो अल्केन्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन इक्वल अमाउंट बाय दिस रिएक्शन। अच्छा, ये क्वेश्चन मास स्पेक्ट्रोमेट्री में भी काम आएगा, मैंने मास स्पेक्ट्रोमेट्री पढ़ाई थी तुम लोगों को, और ये जो कॉन्सेप्ट अभी मैं बताने जा रहा हूँ, और शायद ये कॉन्सेप्ट मैंने अल्कोहल की ऑक्सीडेशन पढ़ाते हुए बताया था। याद करो, मैंने तुम्हें बताया था कि टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता, और क्या रीजन बताया था, व्हाई टर्शियरी अल्कोहल डू नॉट ऑक्सीडाइज, क्योंकि इट इज वेल प्रोटेक्टेड बाय सराउंडेड कार्बन, बताया था आपको मैंने। ठीक है, अब देखो गौर से देखो बेटा, ये वाला जो कंपाउंड है, ये इसमें जो कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये वाला अल्फा कार्बन कैसा है, यहाँ भी कार्बन से अटैच है, यहाँ भी कार्बन, उसका मतलब है ये सेकेंडरी कार्बन है, 2 नॉट कार्बन है, यस और नो। जी सर। जबकि यहाँ जो ये कार्बन है ब्रोमीन वाला, ये प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि ये सिर्फ एक बीटा चेन से अटैच्ड है। क्या ये बात समझ में आती है भाई? नहीं समझ में आएगी तो फायदा नहीं है भाई। प्राइमरी सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट हमें पता है। ये जो मेजर प्रोडक्ट है, व्हाई दिस इज मेजर, ये मेजर क्यों है उसका सीजो देखो, ये Br ये वाला प्रोडक्ट है, इसमें ये जो कार्बन है ये सेकेंडरी कार्बन है, और CH3 CH2 Br में ये जो कार्बन है ये प्राइमरी कार्बन है। ये क्या है? प्राइमरी कार्बन है। याद रखिए बेटा, 1 नॉट कार्बन सबसे लेस स्टेबल होते हैं। क्यों लेस स्टेबल होते हैं? रीजन ही बताता हूँ। 2 नॉट कार्बन उससे ज्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव और टर्शरी जो कार्बन होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। जी, क्या कोई जवाब आ रहा था? जी बोले। सर, मैंने कहा क्योंकि सेकेंडरी में ज्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। वेरी गुड, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट सेकेंडरी में ज्यादा होता है। अच्छा, मैं इसका रीजन भी समझा देता हूँ, मैं थोड़ा आसान लफ्जों में बता देता हूँ। तो पहले तो एक बात यूं समझ लीजिए कि किसी भी कंपाउंड में फंसी भाई, 1 नॉट कार्बन सबसे लेस स्टेबल होता है, उससे ज्यादा स्टेबिलिटी 2 नॉट कार्बन की होती है, और उससे ज्यादा स्टेबिलिटी 3 नॉट कार्बन की होती है। तो इसीलिए आप देखते हैं टर्शियरी अल्कोहल जो होता है उसमें क्योंकि 3 नॉट कार्बन होता है, तो उससे रिएक्ट करना ऑक्सीजन का बहुत ही मुश्किल होता है, और ऑक्सीडेशन भी नहीं होती। अब मार्कोनिकॉव में भी ये देखें आप, मेजर प्रोडक्ट बन रहा है और ये माइनर प्रोडक्ट बन रहा है। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है? 2 नॉट कार्बन वाला, और माइनर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? ये वाला। उसकी वजह ये है कि कंपाउंड जब कोई भी रिएक्शन होता है तो हम क्या चाहते हैं, मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाए या लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनाए? बताओ भाई। मोर स्टेबल। मोर स्टेबल प्रोडक्ट। तो देखो इसका आंसर आप किस तरह से लिख सकते हो, या तो आप लिखो कि जो 2 नॉट कार्बोकैटाइन है इट इज मोर स्टेबल देन 1 नॉट कार्बोकैटाइन। यानी जो हमारे पास दो, उसने सवाल पूछा है कि 2 ब्रोमो अल्केन इक्वल प्रोपोर्शन में क्यों नहीं बन रहे, तो आप बताओगे कि ब्रोमो अल्केन विद 2 नॉट कार्बन will be is more stable than ब्रोमो अल्केन with 1 नॉट कार्बन। ठीक है, या इसके लिए एक टेक्निकल टर्म आता है जो बच्ची ने भी बोला, देखा इसने प्रैक्टिस में किया भी होगा, कि जो 2 नॉट कार्बन होता है उसका जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है। इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ यानी जो हम कहते हैं ना सराउंडिंग मिथाइल ग्रुप है, सराउंडिंग कार्बन जो प्रोटेक्ट करते हैं, इसको कहते हैं इंडक्टिव। यानी सराउंडिंग में जो ग्रुप मौजूद है वो उस कार्बन को वेल प्रोटेक्ट करते हैं, स्टेबल बनाते हैं, बैलेंस करते हैं, ताकि दूसरा एटम उस पर आसानी से अटैक ना कर दे। तो इसको हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्शन ऑफ द सराउंडिंग ग्रुप। तो 2 वर्ड या तो रट्टा लगा लो इस चीज का, ताकि हमेशा के लिए काम आ जाए। यहां पर लिख के भी दिखा रहा हूं। सवाल पूछा था उसने, एक्सप्लेन व्हाई 2 ब्रोमो अल्केन्स आर नॉट प्रोड्यूस इन इक्वल अमाउंट। अब आप जवाब देखोगे 2 नंबर के लिए, ब्रोमो अल्केन किसी एक को एक्सप्लेन करोगे विद 2 नॉट कार्बोकैटाइन इज मोर, ये हमेशा के याद रखो बेटा, स्टेबल देन 1 नॉट because of positive inductive effect of surrounding में कौन से ग्रुप थे? एल्किल ग्रुप्स। यहां पर आप देखें ये मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है। सराउंडिंग CH3 ग्रुप्स लिख दो या मिथाइल ग्रुप लिख दो। ठीक है जी, मेरी बात समझ पा रहे हो? अमान, फसी, इंशाल, सोनिया, जैनब, जायद। सोनिया क्लास में आई हो तो बेटा कुछ पार्टिसिपेशन कर लो, शाबाश। तो अब ये चीज सिर्फ यहाँ काम नहीं आएगी। अब देखो, अभी जिसने प्रैक्टिस पहले की है उसको तो अंदाजा है, जिसने नहीं की हुई अब उसके लिए आगे की लर्निंग है कि भाई जब भी स्टेबिलिटी को कंपेयर करना होगा तो देयर इज समथिंग वी नीड टू लुक इज कि जो कंपाउंड है उसमें कौन सा वाला कार्बन मौजूद है। बहरहाल ठीक है, तो रीजनिंग। जी बेटा। सर अल्कोहल में जैसे हमें पता है कि प्राइमरी कार्बन वो है इस पे OH अटैच है, तो ये एल्कीन में कौन सा वाला प्राइमरी? अल्कोहल में क्या पता है हमें? प्राइमरी कार्बन वो होता है जिसपे OH अटैच होता है ना। प्राइमरी कार्बन क्या होता है? मोर
OH अटैच मेरे है तो सर। आर ग्रुप से डिपेंड करते हैं ना प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी सेकेंडरी तो आर ग्रुप पे डिपेंड कर रहा है ना। तो एक सर बीटा भाई मैं पूछ रहा हूँ प्राइमरी ना, में तो तो एक ही बीटा अल्कोहल चेन में तो होगी ना पता है, बेटा। तो एल्कीन में कौन सा वाला वो होगा आपका प्राइमरी? एल्कीन में कौन सा वाला प्राइम बेटा फंक्शन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी की डिस्ट्रीब्यूशन होती है जब जब फंक्शनल ग्रुप शुरू हो जाते हैं, जैसे OH है, हेलो एल्केन है, इनमें प्राइमरी सेकेंडरी की डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होती है चंदा। तो इसमें फिर जो अल्फा कार्बन होता है जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच है, वो कितने बीटा कार्बन से अटैच है उस पर डिसाइड होता है कि भाई ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। ठीक है सर। और ये रूल हर जगह यूनिफॉर्म है कि प्राइमरी कार्बन सबसे कम स्टेबल होता है, और जैसे जैसे आप आगे जाते हैं, क्योंकि सराउंडिंग में जो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं वो एक शेल बनाते जाते हैं अराउंड दी अल्फा कार्बन, तो इसलिए उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो बढ़ती चली जाती है। आर बी ऑल क्लियर? जैनब, जैद, यस सर। जी सर। अमान, चलो आगे चलो। सवाल अभी भी चल रहा है, सवाल कंप्लीट होने वाला है। द रिएक्शन ऑफ CH3 CH2, ये कौन सा, आप देखो ग्रुप आइडेंटिफाई कर जाओ, विच ग्रुप इज दिस। अब इसमें आपको नजर आ गया कि ये क्या है, ER है, इसका मतलब ये हेलो अल्केन है। अब हेलो अल्केन आपके दिमाग में खुल जाएगा, NaOH के साथ रिएक्शन हो रहा है, इन इज डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन वेदर वाटर एक्वस मीडियम और एथेनॉल। क्या दोनों हमने पढ़े? वाटर एक्वस मीडियम में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होती है, और एथेनॉलिक मीडियम में क्या होता है, एलिमिनेशन होती है। यस और नो? जी सर। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिक एंड द इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। अब बताओ, इसका रिएक्शन हो रहा है CH3 CH2 CH2 Br का रिएक्शन जब NaOH के साथ होगा एक्वस मीडियम में, तो आप जानते हैं सब्स्टिट्यूशन होगी, OH विल सिंपली सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूशन होगी, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 OH। और इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या बनेगा, Na किससे कंबाइन हो जाएगा, Br से, NaBr। यस और नो? यस सर। Yes, sir. उसके बाद एथेनॉलिक मीडियम में आ जाए तो आप जानते हैं एल्कीन बनती है, और उसका पैटर्न क्या होता है कि अल्फा कार्बन से OH और उसके बराबर में बीटा कार्बन से H निकल जाता है, तो ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। CH। और इसके अंदर जो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या बनता है, H2O। जो OH निकलता है वो H से कंबाइन हो जाता है। क्या क्या निकलता है भाई, यहाँ से OH निकलेगा और H निकलेगा ना, H2O जी बनेगा सर। सर। OH निकलता है और H निकलेगा, तो OH किससे कंबाइन होगा, H2O बन। नहीं NaOH है, और Br। जो समझ लो मेरा बच्चा, यहाँ से निकलेगा Br, तो ये Br जाके किससे कंबाइन हो जाएगा, Na से, और जो H निकलता है वो जाके किससे कंबाइन हो जाता है, OH से। तो वील हैव टू प्रोडक्ट्स NaBr and H2O। H2। ठीक है, ये फिक्स्ड है सब में। आर वी ऑल क्लियर टिल दिस पॉइंट? जी सर। यस सर। ठीक है, चले बेटा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जो कॉन्सेप्ट भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लिखना सीख जाएंगे, उम्मीद है कि आपको जो है ना समझ में आ गई कोई, ये अब नेक्स्ट टाइम रिपीट होगी, ठकाठक करना है बेटा। और वैसे अगर तुमने प्रैक्टिस की है तो हो गया होगा। अब नेक्स्ट फ्रेश क्वेश्चन आ रहा है, पूरा ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, ठीक है जी, और जल्दी जल्दी करना है बेटा। P1 हम लोग कर चुके हैं, तो उसमें हमने ऑलरेडी रिवाइज किया हुआ है, तो मुझे उम्मीद है जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब देखो J और K दो कंपाउंड दिए हैं, अब J में देखो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, मुझे क्या समझा भी रहा हूँ, एग्जाम में तो डायरेक्ट सवाल पे जाओगे, एल्डिहाइड और Aldehyde। कीटोन। देखो एग्जाम में इतनी बकवास नहीं पढ़ोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आओगे, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ना, जब तुमने देख लिया कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग फिर पीछे रीड करोगे, ताकि टाइम सेव हो, ठीक है ना। लेकिन अभी चूंकि हम समझ रहे हैं तो हर चीज को मैं टेस्ट कराना चाह रहा हूँ आपसे। ये एल्डिहाइड है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल और कीटोन है। ये अल्कोहल है, और ये कौन सा है, कीटोन है। और यहाँ पर कौन सा कीटोन। ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक है, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है। ये सुनो, यस अब सर। कहते हैं कंप्लीट द टेबल 4.1, स्टेट व्हाट यू ऑब्जर्व व्हेन J रिएक्ट्स विद द रिएजेंट लिस्टेड। J कौन है भाई, ये वाला कंपाउंड है, ये वाला, ठीक है। J का रिएक्शन अगर हो तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे, सोनिया अशफाक। पहला है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। अब भाई बताओ मुझे, ऑरेंज पीपीटी। ऑब्जर्वेशन क्या होती है जब कार्बोनाइल प्रेजेंट होता है, ऑरेंज। करेगा वो सिर्फ हमें ऑब्जर्वेशन लिखनी है, ठीक है ना। उसके बाद टॉलेंस रिएजेंट, क्या टॉलेंस में रिएक्शन आएगा भाई, एल्डिहाइड मौजूद है तो बिल्कुल जी आएगा। सर क्या जी आएगा। आएगा? सर। क्या आएगा जी बेटा? सिल्वर मेरे सिल्वर पीपीटी। सिल्वर मेरे सिल्वर प्रेसिपिटेट्स या ग्रे सॉलिड, कुछ भी लिख सकते हो। सिल्वर, सिल्वरिंग भी लिख सकते हैं, सिल्वरिंग ऑफ मिरर भी लिख सकते हो, सिल्वर सिल्वर मेरे लिख सकते हैं। नहीं होता सर, पिंक पीपीटी, सॉरी, पिंक सॉलिड नहीं होता इसका। अरे टॉलेंस में कहाँ होता है, वो तो फैलिंग में होता है लल्लू। सॉरी, वो ब्रेक सिल्वर मिरर फॉर्मेशन लिख सकते हैं। जी जी, सिल्वरिंग ऑफ मिरर बिल्कुल लिख सकते हैं कि आपको सिल्वरिंग ऑफ मिरर ऑब्जर्व होगी, या सिल्वर ग्रे पीपीटीज ऑफ किसकी होती हैं, सिल्वर की ना। सिल्वर। सिल्वर हाँ। सिल्वर रिड्यूस हो जाता है, और एल्डिहाइड क्या होता है, ऑक्सीडाइज, ऐसा ही था ना।
उसके बाद सोडियम मेटल। भाई सोडियम मेटल किससे रिएक्ट करता है? देखो, क्या OH से रिएक्ट करता है? अल्कोहल। हाँ OH और जब OH से रिएक्ट करेगा H निकलेगा। जब H निकलेगा तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी? बबल्स ऑफ, effervescence is Just produced. missing बबल्स या एफरवेसेंस किसके? Hydrogen gas. हाइड्रोजन। ठीक है जी। और तीन सर ये आप- लिखना हो कि सोडियम मेटल disappears या नहीं नहीं, dissolves. सिर्फ ऑब्जर्वेशन लिखनी है चंदा। Okay. ठीक है, तो मैं क्या Okay, बता रहा sir. हूँ कि देखो, जब ऑर्गेनिक आती होगी तो 3 नंबर हासिल करने में 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे। आगे चलो। J हैज 2 ऑप्टिकल आइसोमर। भाई पढ़ाया नहीं हमने तो कभी, ऑप्टिकल आइसोमर आपको पता ही नहीं है क्या होता है। तो J हैज 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स ड्रॉ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स। अब देखो J में कायरल सेंटर होगा ना। ऑप्टिकल आइसोमर कब होता है? जब कायरल सेंटर है। तो आपको नजर आ रहा है ये कायरल कार्बन नजर आ रहा है आपको? जी जी सर. सर। ठीक है, इसके ऊपर OH है, sir. राइट पे CHO और CH3, और ये ग्रुप है COCH3। तो अब इसका क्या बनाना है? ऑप्टिकल आइसोमर बनाने हैं। मैंने पहले ही बताया था कि कैसे बनाना है। ये आपने कार्बन बनाया, ये आपने कार्बन बनाया। अच्छा देखो, ऊपर उसने क्या शो किया हुआ था? OH। तो आपने भी ऊपर OH शो कर दिया ऐसे करके, और यहाँ पर भी ऐसे करके। उसके बाद आप राइट पकड़ लो, तो राइट वाली साइड पे CHO और CH3 है। डॉटेड लाइन। तो अब मैंने आपको क्या बताया था इसमें, कि आप एक जो है, यानी दो, अल्लाह आपका भला करे, इसमें वेज स्ट्रेट लाइन का भी इस्तेमाल होगा, वेज शेप का भी इस्तेमाल होगा, और डॉटेड लाइन का भी, क्योंकि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाना है। और वेज शेप का मतलब होता है फ्रंटल प्लेन, और डॉटेड लाइन का मतलब होता है बैक ऑफ द प्लेन। वेज शेप का मतलब होता है फ्रंटल प्लेन, और डॉटेड का मतलब होता है बैक ऑफ द प्लेन। तो अब यहाँ पर आ गई मिसाल के तौर पे डॉटेड लाइन, यहाँ पर आ गया राइट पे CHO। ये राइट पे नहीं, असल में बैक ऑफ द प्लेन है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। उसके बाद फिर जनाब आली सामने की तरफ नीचे क्या बना हुआ था? CH3। तो हमने यहाँ पर ऐसे वेज शेप में CH3 बना दिया, और उसके बाद यहाँ पर डॉटेड लाइन लगाकर, यहाँ बॉन्डिंग में गलती नहीं करना। बॉन्डिंग किसके साथ हुई है? C के साथ। उसको अक्सर बच्चे यूं लिख देते हैं COCH3, ऐसे लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें लग रहा है कि बॉन्डिंग किसके साथ हुई है? CH3 के साथ। यस और नो? आपको कैसे Yes. लिखना होगा इसको? COCH3। कैसे लिखना होगा? COCH3। इज दैट क्लियर? इसका मिरर इमेज Yes, बनाना है। sir. मिरर इमेज कैसे बनेगा? इसको मिरर में देखोगे तो ये डॉटेड लाइन यहाँ दिखेगी। बोलो भाई, डॉटेड लाइन यहाँ दिखेगी, Yes, sir. CHO। और ये जो वेज है ये तो इस तरफ टिल्ट होके दिखेगा, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये आपको यहाँ दिखेगी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? प्लेन वाइज मैं फिर बता चुका हूँ, वेज शेप इज फ्रंटल प्लेन, और जो डॉटेड लाइन दैट इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। बेटा सबको समझ में आ रही है बात? सर जी, हम सर. डॉटेड जो उसका इमेज बनाएंगे मिरर, उसमें हम डॉटेड की जगह COCH3 नहीं लगा सकते? दोबारा बोले बेटा। सर अगर जैसे आपने आपने अगर आपने सेम ये बनाया बस। बेटा अगर आपने ये वाली शेप बना ली है तो फिर तो यही बनेगा, क्योंकि मिरर इमेज है ना, नॉन सुपर इम्पोजर। आप अगर ये सवाल पूछना चाह रहे हो कि अपनी आप शुरू में ऐसा कर सकते थे कि CO को इधर बना देते, और इसको देखो यहाँ तो हमारे पास स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ था ना, कि ये एक साइड पर है और ये एक साइड पर है, तो इसलिए तो आसानी से हमने बना लिया। अगर आपका सवाल ये है कि भाई ये वाला स्ट्रक्चर सर आपने बना लिया, अब जब हम यहाँ बना रहे हैं इसका मिरर इमेज, तो उसमें हम जो है वो डॉटेड के साथ, यानी यहाँ पर जी डॉटेड रखते और यहाँ पर, तो वो तो गलत हो जाता है, क्योंकि मिरर इमेज में डॉटेड राइट साइड पे थोड़ी दिखेगा, लेफ्ट साइड पे दिखेगा ना। सही है। यानी आप जो मैं समझा हूं आप ये पूछना चाह रहे हो, और ये बाकी बच्चों के दिमाग में भी हो सकता है हो, बच्चे पूछ नहीं रहे कि वो डॉटेड को यहीं छोड़ दें। भाई यहाँ छोड़ देंगे तो यानी डॉटेड को यहाँ छोड़ मतलब डॉटेड वहीं पर बस COCH3 आ जाए। सॉरी क्या हो रहा है बेटा? दोबारा बोलो। मतलब डॉटेड वहीं पर ही हो पर COCH3। हाँ, आपका सवाल ये कि डॉटेड वही हो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। ये गिनती बहुत ज्यादा होती है कॉमनली, क्योंकि आप एक नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बना रहे हो। जब मिरर में देखोगे तो ये डॉटेड लाइन तुम्हें राइट पे दिखेगी नहीं ना बेटा। मिरर इमेज है ना, मिरर इमेज कहते हैं उसको। तो डॉटेड लाइन भी तुम्हें टिल्ट हुई भी नजर आएगी, ये वेज भी तुम्हें टिल्ट हुआ हुआ नजर आएगा। तो यू कैन नॉट जस्ट शो दी सेम एंगल्स, आपको मिरर इमेज शो करना होगा दिस इज द राइट फॉर्म। अगर आपने डॉटेड को राइट पे ही रहने दिया, दैट वुड बी काउंटेड एज रॉन्ग। ठीक है, ठीक थैंक है, यू। वेज को भी शिफ्ट करना है और डॉटेड को भी शिफ्ट करना है। मिरर इमेज है ना, इमेजिन करो आईने में देख रहे हो, आईने में देखोगे तो आपको जाहिर कॉमन सी बात है कि ये डॉटेड लाइन फिर इस साइड पर लिखी हुई नजर नहीं आएगी। क्या मेरी बात सारे बच्चे समझ गए? और जैनब का सवाल भी बाकी बच्चों को समझ में आ गया? जी सर. चलो आगे चलते हैं, 2 नंबर मिल गए। अच्छा जी, अब देखो जी KM पता नहीं क्या दिखाया हुआ है, चलो देखते हैं क्या होता है। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और यहाँ जाके ये कौन सा ग्रुप बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ? एस्टर। एस्टर बन गया। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? कौन सा रिएक्टेंट लगाया जाता है? अल्कोहल अल्कोहल। रिएक्ट करते हैं ना. और कौन सा Yes. अल्कोहल लगेगा यहाँ पर? CH3
OH। उसके बाद आगे जाके क्या कहा है इसने, रिएक्शन 2 में पता नहीं कुछ लिखा हुआ है perspex, आए पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई एल, एल कहाँ है भाई, एल ये रहा, रिएक्टेंट हमने आइडेंटिफाई कर लिया ना, कौन सा रिएक्टेंट है ये, अल्कोहल, मेथनॉल, नाम लिखोगे बेटा, कौन सा एल्कोहल होगा, मेथनॉल, या तो नाम लिखोगे या फिर जो है फॉर्मूला लिखोगे। कंडीशन क्या होगी, हाँ भाई स्टेरिफिकेशन का रिएक्शन है ना ऑनलाइन वालों, स्टेरिफिकेशन कंडीशन क्या होती है, H2SO concentrated concentrated H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड H2SO4 अंडर हाँ रिफ्लक्स, रिफ्लक्स। ठीक है, आगे चलो, ड्रॉ वन रिपीट यूनिट ऑफ एडिशन। अच्छा ये पॉलीमराइजेशन हो रही है, क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में पॉलीमराइजेशन होती है, बोलो बेटा। जी सर, क्यों नहीं होती? क्या कहता है कि भाई ये जो मोनोमर है M, ये पॉलीमराइज हो रहा है इनटू दिस शिट। ठीक है, अब आपसे कहता है कि इसका रिपीट यूनिट बनाओ। मैंने तुम्हें ओ लेवल से सिखाता आ रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे तो ओ लेवल से पढ़ रहे हो मेरे साथ। मैंने क्या बताया था, जब रिपीट यूनिट आता है बहुत आसान है, जो मोनोमर है वही रिपीट यूनिट है, बट डबल बॉन्ड हटा दो, डबल बॉन्ड ब्रेक, दोबारा से मोनोमर को बना लो। ये आपने बनाया H सिंगल बॉन्ड कर दिया, C ऊपर क्या था CO डबल डबल O O CH3 और नीचे क्या था CH3। ये आपने मोनोमर बनाया, यहाँ कंटिन्यूटी का निशान लगाया, ब्रैकेट लगाया और यहाँ N लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ N लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पॉलीमर नहीं बनाना, सिर्फ रिपीट यूनिट बनाना है, बस आप इसको इस तरह से दिखा दोगे। सर ये एडिशन पॉलीमराइजेशन हुई ना? जी एडिशन पॉलीमराइजेशन लिखा हुआ भी सर तो और कौन सी टाइप्स होते हैं? कंडेंसेशन और एडिशन दो टाइप होती है। अच्छा AS में कंडेंसेशन नहीं है, A2 में आएगी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ओके, तो बेटा क्या बताया तो था, एएस में सिर्फ एडिशन ही है? AS में सिर्फ एडिशन है जी। ठीक है, इंशाल, अमान, यूसुफ, जैनब, सोनिया, क्या बताया जी बेटा सर। कि भाई जी सर। रिपीट Yes, sir. बनाने का ट्रिक क्या होता है कि जो मोनोमर होता है बच्चे वही ड्रॉ कर दिया जाता है, बस डबल बॉन्ड हटा के डबल बॉन्डेड कार्बन हैं उनके थ्रू कंटिन्यूटी का निशान बना दिया जाता है। अच्छा इसी तरह उल्टा भी हो सकता है कि आपको ये रिपीट यूनिट दिया हुआ, आप बोले मोनोमर बनाओ, तो भाई जहां से आप देखोगे ना, देखो जहां से आप देखोगे कि चेन ग्रो करी है, ऐसे डंडे निकले हुए बाहर की तरफ, तो आप उन दो कार्बन के दरमियान जहां से डंडे निकल रहे हैं उनके दरमियान क्या बना दोगे, डबल बॉन्ड। यस और नो? जी सर, भाई अमान मर गए हो क्या, यूसुफ आवाज क्यों नहीं आ रही बेटा? जी सर, जी सर। सोनिया समझ में कुछ आ रहा है, ऊपर से जा रहा है तुम्हें? नहीं सर, आ रहा समझ। चलो आगे चलते हैं। यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेबल 4.2 टू सजेस्ट हाउ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ M एंड perspex वुड डिफर। अब आप जानते हैं IR में हम पढ़ चुके हैं और बड़ा इजी टॉपिक होता है, अगर पढ़ा हुआ नहीं हो तो मुश्किल है, वरना तो बिल्कुल ही हलवा है। उसी का सवाल आ गया है कि भाई ऊपर से इन्फॉर्मेशन, नीचे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, टेबल दिया हुआ, आप जानते हैं डेटा बुकलेट अब आपको नहीं मिलेगा, बल्कि एक टेबल साथ साथ ही दिया हुआ होगा, तो और आसानी हो गई। पहले डेटा बुकलेट में ढूंढो, अक्सर गधों को तो यही नहीं पता होता था क्या देखना है डेटा बुकलेट में, तो अब तो आसानी हो गई कि डेटा बुकलेट का जो रेलेवेंट डेटा है वो उसी सवाल में दिया हुआ होगा। तो नीचे 4.2 टेबल दिया, जिसमें IR की वैल्यूज दी हुई, अलग अलग बॉन्ड्स की, हमें पता है अलग अलग बॉन्ड पे अलग अलग तरह की पीक्स आती हैं। तो ये क्या कहता है कि भाई M और perspex, M क्या था, मोनोमर था ना, और perspex क्या था, उसका पॉलीमर था, ये M था। कहता है M और perspex की मोनो IR में क्या फर्क होगा। भाई आप बताओ क्या मोनो पॉलीमर में ये वाला ग्रुप मौजूद रहेगा नहीं रहेगा, ये वाला ग्रुप मौजूद रहेगा नहीं रहेगा, बोलो भाई। रहेगा। इस चीज में डिफरेंस आ डबल जाएगा, जो कार्बन डबल कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ मौजूद है, आप जानते हो पॉलीमर में वो डबल बॉन्ड नहीं होगा। नहीं होगा, सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा ना, डबल बॉन्ड मिसिंग होगा। इसका मतलब है जो Yes, sir. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पीक M में बनेगी, क्या वो perspex में बनेगी? नहीं, नहीं, बस अब डेटा बाकी बुकलेट से सारी देख लो, बनेंगे। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पीक क्या होती है, 1500 टू 1680 में। तो बस यही लिखना है हमने, एक नंबर का जवाब है। क्या लिखेंगे, perspex 15 to 680 में पीक नहीं होगी। would lack या would not show peak ranging from 1500 to very good, in 1500 to 1680 whereas M will show because of no absence of carbon carbon double bond. ठीक है जी, एक नंबर है, बस आपको सिंपल डेटा से देख के बताना है। आर वी ऑल क्लियर? जी सर, यस सर। चलो Yes, sir. पार्ट 4 चल रहा है। अब देखो बड़े क्वेश्चन है यार, मतलब अगर आपको ऑर्गेनिक आ जाए तो आप यकीन करें मुफ्त के मार्क्स हैं ऑर्गेनिक के, फुल मार्क्स है, फुल। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, पार्ट 4 आ गया। के कैन बी मेड। अब के क्या है भाई, के जो है पता नहीं क्या है, ये आखिर में रहा के, ये रहती है। ठीक है ना, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, वही M
एम जैसे एम कोई के का है मेरे ख्याल यहाँ पर, के कैन बी जी मेड सर, फ्रॉम वही प्रोपेनॉल स्ट्रक्चर इन है। 3 स्टेप रिएक्शन। अब देखो हम सवाल बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देखते हैं हो क्या रहा है। ये कार्बन कीटोन का ग्रुप है, और देखो कीटोन में यहाँ OH लग गया और यहाँ साइनाइड लग गया। आपको बताया मैंने कीटोन में एल्डिहाइड में कौन सा रिएक्शन होता है, HCN वाला पढ़ा है हमने, HCN प्लस NaCN या KCN। जी सर। और क्या कहलाता है वो, न्यूक्लियोफिलिक, एडिशन। क्या कहलाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एडिशन। दो एडिशन हमारे सिलेबस में, एक इलेक्ट्रोफिलिक और एक न्यूक्लियोफिलिक। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। उसके बाद आगे देखो क्या हो रहा है, आगे देखो ये साइनाइड किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये क्या होती है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस। वेरी गुड। और उसके बाद फिर आप देखो तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो अभी भी है, ठीक है ना, और ये भी है, और ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड आ गया है। तो याद करो अल्कोहल ग्रुप खत्म हो गया। कुछ पढ़ा है अल्कोहल में कुछ? डिहाइड्रेशन सर। वेरी गुड, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हमने करते हैं, फिर इसमें अल्फा कार्बन से OH निकल जाता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाता है, तो डबल बॉन्ड आ जाता है। तो दिस इज डिहाइड्रेशन, एलिमिनेशन भी कह सकते हैं। अब आ जाओ, complete the table to identify the reagents used in the type of reaction in each step. हाँ भाई, step 1 में reagent कौन है, HCN हाइड्रोजन साइनाइड या फिर in with NaCN और KCN, ठीक है, लाजमी लिखना है। उसके बाद टाइप ऑफ, दोनों लिखें सर? हाँ जी, दोनों लिखेंगे? हाँ, ये अकेला होता ही नहीं रिएक्शन भाई। ओके। टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा है ये, न्यूक्लियोफिलिक। एडिशन। उसके बाद 2 में आ जाओ, 2 में क्या हो रहा है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस में रिएजेंट क्या होते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। H2O और HCl या H2O से बहुत। और ये टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस। फ्रॉम द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री वी ऑलरेडी नो दैट। अच्छा, उसके बाद 3 में आपको वो लिखा हुआ है Al2O3 और क्या है, टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा है, आप डिहाइड्रेशन लिख सकते हो और एलिमिनेशन। Al2O3 एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज हो रहा है। अरे ये Al2O3 एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज हो रहा है। हाँ, तो डिहाइड्रेशन एलिमिनेशन सेम ही बात है ना। डिहाइड्रेशन स्पेसिफिक हो जाता है वाटर के लिए, और एलिमिनेशन जनरल वर्ड है। एलिमिनेशन ही है ना भाई, दो कार्बन से OH निकला, दूसरे कार्बन से H निकला, तो दिस इज एलिमिनेशन ना। देखो भाई 15 नंबर का सवाल, अभी कितना टाइम होगा, टाइमर लगा के तो 15 मिनट भी नहीं लगे सवाल को करने में, और अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर। जी सर। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। और जहां अब देखो सारे क्वेश्चन चुन चुन के अलग किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज रिपीट हो जाएगी अगर आपको कच्चा पक्का पता है तो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। ब्रोमीन रिएक्ट्स विद ब्यूटेन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। हाँ भाई, कौन सी रिएक्शन की बात हो रही है, ब्रोमीन का ब्यूटेन से रिएक्शन यस की बात हो रही है। फ्री रेडिकल। रेडिकल। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, याद करो, फ्री रेडिकल सबस्टिट्यूशन 3 स्टेप का मैकेनिज्म होता है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। पेपर 1 कराते हुए भी आया था ये रिएक्शन, यस और नो? पेपर 1 करते हुए हमने बात की थी, इनिशिएशन में क्या होगा, टर्मिनेशन में क्या होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। Two structural isomers with the molecular formula C4H9Br are produced during this reaction. Draw the two structural isomers and state the systematic name of each of the isomer. दो आइसोमर बनाने हैं C4H9Br के, बड़ा आसान है। मैंने आइसोमर बनाने की ट्रिक क्या बताई, 1 2 4 बना के एक में Br पहले पे लगा देते हैं, 1 2 3 4 बना के एक में Br दूसरे पे लगा देते हैं। हो गए ना स्ट्रक्चरल आइसोमर, बोलो भाई। बैलेंस ही पूरी कर दें, ये आ जाएगा एक और ये आ जाएगा दूसरा आइसोमर, दोनों का नाम बताना है। तो इसमें अगर डिस्प्ले बना दे तो मसला तो नहीं होगा? क्या बना दे, अगर डिस्प्ले स्ट्रक्चर बना दे? बना दे, मर्जी है आपकी, इसमें कोई मेंशन तो नहीं किया ना इसने, तो आपकी मर्जी है। ये क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, और ये क्या होगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। कौन सा टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है ये, जब पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है, कौन सा आइसोमेरिज्म होता है ये, पोजीशनल आइसोमेरिज्म, यस और नो? यस। 3 नंबर मिल गए। देखो मैंने 7:08 पे सवाल स्टार्ट किया है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। बेटा समझ में आ गया है सबको, यस और नो? Yes, sir. चलो आगे देखो। उसके बाद उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। हेलोथेन इज एन एनेस्थेटिक, ठीक है। आइडेंटिफाई द कायरल सेंटर एंड मार्क इट विद स्टेरिक। कायरल सेंटर कौन सा है भाई, ये वाला कार्बन तो नहीं है ना, इसमें तो फ्लोरीन आ गया सर, ये राइट वाला ये वाला ये वाला है। ठीक हो गया। फिर व्हेन हेलोथेन रिएक्ट्स विद इन अल्ट्रावायलेट लाइट द होमोलिटिक फिजन अकर्स एट द CBr बॉन्ड। अच्छा, अगर ये नहीं भी बताता तो तब भी हमें पता था कि कार्बन के देखो क्लोरीन से जो बॉन्ड होगा वो मजबूत होगा,
ठीक है, फ्लोरीन से भी बॉन्ड मजबूत होगा, तो कंपैरेटिवली सबसे वीकर बॉन्ड कौन सा होगा? ब्रोमीन वाला। यस, ब्रोमीन। तो इसलिए यही टूटना था। अगर वो नहीं भी बताता ना तब भी हम समझ जाते यही वाला टूटेगा। When halotherm reacts with aldehyde, homolytic fission occurs at CBr bond is broken. Construct an equation to show the homolytic fission. अब आ जाओ, इक्वेशन शो करना है इस कंपाउंड की, तो भाई क्या होगा? CF3 CH Br Cl है, और अल्ट्रावायलेट लाइट क्या होगी? बोलो, एब्सॉर्ब होगी। एरो पे अल्ट्रावायलेट लाइट शो कर दोगे, यस और नो? जी और अल्ट्रावायलेट लाइट एब्सॉर्ब करके फिर क्या करोगे? इसमें ब्रोमीन क्या अलग करोगे, तो ये हो जाएगा CF3 CH और ऐसे नॉड का साइन आ जाएगा जो फ्री रेडिकल का साइन है, और Br अलग हो जाएगा। यस और नो? यस सर। भाई होमोलिटिक फिजन में आपको पता है ना दोनों फ्री रेडिकल बनते हैं। जी सर। यहाँ साइन लगाना जरूरी है बच्चा। CBr का बॉन्ड तोड़ना था तो आपने Br और C को अलग करके यहाँ पर फ्री रेडिकल का साइन, नॉट का साइन लगा दिया, एक नंबर और मिल गया। अब आगे चलते हैं। कंप्लीट 4.2 टू शो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ब्रोमीन एटम। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई? जल्दी से देखो। 79 35 है शायद, नहीं, चेक करना जरा। 35 होता है मेरा ख्याल है, आई एम नॉट श्योर, प्लीज चेक। जल्दी कर लो भाई, चेक कर लो। भाई आज ही चेक करोगे कल? 35 ही है। अब बेटा आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन भरने AR तक भरे हुए, 18 तक भरे हुए। अब 18 के बाद आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो तो किसका नंबर आता है? 3D का या 4s का? 4s। 4 डब्बे बने हुए, तो आप इस तरह क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो 18 तक वो चले गए, 19 20 यहाँ जाएगा। उसके बाद 4s के बाद किसकी बारी आती है? 3D की। तो आपके पास 35 इलेक्ट्रॉन है, ये हो गए 20, फिर 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, और उसके बाद 31 32 33 34 35। यस और नो? जी सर। किसी को कंफ्यूजन तो भाई पूछ लो। सबको क्लियर No, है? sir. मुगल बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह सर। इंतकाल हो गया तुम्हारा क्या? जी सर, क्लियर है। अच्छा देखो, अभी थोड़ी देर पहले सर ने बताया था और देखो सवाल आ गया। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक्स इज एन एडिशन पॉलीमर। अब पॉलीमर दिया हुआ है और देखो मोनोमर पूछा हुआ है, और बड़ा खबीस होता है एग्जामिनर, स्केलेटल फॉर्म में दे देगा, टेढ़ी फॉर्म में। आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है भाई। आपको देखना है कंटिन्यू चेन कहां से हो रही है। देखो, एक ये वाले कार्बन से आगे ग्रोथ हो रही है और एक ये वाले कार्बन से आगे ग्रोथ दिखाई हुई है। यस और नो? यस। इसका मतलब मोनोमर में इनके दरमियान क्या आ जाएगा? बोलो, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आ जाएगा। यस और नो? सर ये एक सेकंड फिर से रिपीट करेंगे। देखो मैंने ऊपर जब पढ़ाया था, अभी ऊपर क्या बताया था, देखो कि जब अगर मोनोमर यूं बना हुआ होता है, इसी माइक में डिस्टर्बेंस है भाई, अपना माइक बदलो। अगर मोनोमर ये बना हुआ होता है, ठीक है, तो हम पॉलीमर कैसे बनाते हैं बताओ भाई? कि हम उसी चीज को डबल बॉन्ड ब्रेक करें। उसी चीज को रीड्रॉ करते हैं बेटा, और अल्लाह भला करे आपका यहाँ पर कंटिन्यूटी बना देते हैं। तो मालूम हुआ जिन कार्बन से कंटिन्यूटी का निशान बना हुआ होता है उनके दरमियान पहले क्या था? डबल बॉन्ड था। यस और नो? सही है। ठीक है, अब यहाँ देख लो, यहाँ पर कंटिन्यूटी का निशान ये रहा और ये रहा कंटिन्यूटी का निशान। ठीक है, इसका मतलब है ये वाले कार्बन और ये वाला कार्बन, इनके दरमियान क्या होगा मोनोमर में? डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, समझ गए? अब कुछ भी नहीं करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने या तो एज इट इज वही स्ट्रक्चर फॉलो कर लो। ये Cl बनाया, ये यूं किया, ये यूं किया, और यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, बस हो गया स्ट्रक्चर। क्या कहती हो? दोबारा देखो, आपने क्या किया? Cl जैसे था वैसे ही रखा, जैसे एंगल बना हुआ था स्केलेटल में वैसे ही बनाया। आपने पहले से मार्किंग कर ली कि करना क्या है। ये आपके पास मोनोमर आ गया। अब जब इस मोनोमर से पॉलीमर बनाओगे, लॉजिक पकड़ के रखो कि सर ने क्या बताया कि जहां से कंटिन्यूटी, बेटा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को ये बहुत, लेकिन लॉजिक सिंपल है, क्योंकि ये बात तो हम यहाँ पर अप्लाई कर चुके हैं ना ऑलरेडी। क्या लॉजिक है कि जहां पर बेटा डबल, जहां से कंटिन्यूटी का निशान बना हुआ है, ये कंटिन्यूटी का निशान है, ये कंटिन्यूटी का निशान है, तो आपने क्या देखा है जब कंटिन्यूटी का निशान होता है तो उन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है मोनोमर में। तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इनके दरमियान डबल बॉन्ड होगा। यही मैंने किया है। इज दैट क्लियर? जी सर। यस सर, बिल्कुल। ठीक है, तो ये ट्रिक याद रखो। चलो, सजेस्ट वन रीजन व्हाई द डिस्पोजल ऑफ आइटम्स मेड फ्रॉम एक्स इज डिफिकल्ट। अब देखो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो भाई आपको पता है कि ये कौन सा प्रोडक्ट होगा? शाबाश, वेरी गुड। नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल।
ठीक है, और इसलिए फिर जलाना पड़ता है, और जब जलाते हैं तो टॉक्सिक गैसेस, Harmful gases. ठीक है, Yes. यानी आप यूं भी लिख सकते हो, इट रिलीज, वैसे एक नंबर है, एक ही Toxic gases when burned. ठीक है, रिलीज हार्मफुल गैसेस व्हेन बर्न, रिलीज हार्मफुल गैसेस व्हेन बर्न, एक ही बात लिखनी है, कोई एक बात लिखोगे, चाहे बेटा यहाँ तक सबको बात समझ में आ रही है? सोनिया कोई पार्टिसिपेशन नहीं है तुम्हारी, लग में पूछेगा बेटा। अमान मुगल नहीं आ रही बात समझ में? समझ आ रहा है। चल, अरे क्वेश्चन खत्म हो गया, अरे भाई 8 नंबर का सवाल था, क्वेश्चन खत्म हो गया। हमने 7-8 पे स्टार्ट किया था और 7-15 पे खत्म हो गया। समझा के भी हमें टोटल 7 मिनट लगे करने में। इसका मतलब है कि पेपर 2 अगर आपको तगड़ा तैयारी की हुई है तो एटलीस्ट ऑर्गेनिक का क्वेश्चन लेस देन 10 मिनट्स में इंशाल्लाह हो जाएगा। और मैंने पहले ही बताया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए। हर साल जो अच्छे बच्चे हैं ना, वो आगे बताते सर 1.25 घंटे का पेपर था, 1 घंटे का पेपर था, सर 50 मिनट में हो गया। हम देख रहे थे कुछ छूट तो नहीं गया, ये 50 मिनट में कैसे हो गया? तो ऑर्गेनिक का पेपर या ओवरऑल केमिस्ट्री का जो पेपर 2 होता है, जिसको आता होता है ना बेटा, वो बिल्कुल छते फाड़ देते, ठीक है ना। तो इसलिए बी कॉन्फिडेंट, ऊपर से आनी है। चलो बेटा, ये सवाल आ गया, ठीक है। ये कितने मार्क का सवाल है? अल्लाह भला, ये बड़ा सवाल है, 13 मार्क का सवाल है। और इसे हम 7:16 पर स्टार्ट कर रहे हैं मेरी लैपटॉप की घड़ी के लिहाज से। चलो शुरू करते हैं। रिएक्शन 1 में क्या दिखाया हुआ है, समझ के करना है। Br है, यहाँ OH से रिप्लेस हो गया, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई, यस और नो? क्या चाहिए होगा? NaOH aqueous, यस और नो? उसके बाद देखो रिएक्शन 2 में क्या हुआ, Br था ब्रैकेट में और यहाँ क्या आ गया, NH2। इसका मतलब NH2 से रिप्लेस हो गया। ये भी क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इसमें क्या होगा? अमोनिया से रिएक्शन कराया हुआ होगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर आप देखें डबल बॉन्ड आ गया है। तो डबल बॉन्ड कब आता है? जब एलिमिनेशन हो जाती है, यस और नो? Yes. अब क्या लिखा हुआ है? कंप्लीट टेबल 5.1 फॉर ईच रिएक्शन बाय स्टेटिंग द रिएजेंट। अब रिएजेंट कंडीशन बतानी है। 1 में आ जाओ, क्या होगा रिएजेंट? NaOH aqueous. एंड एक्वस। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है? ये न्यूक्लियोफिलिक। जैद कुछ समझ में आ रहा है? कुछ फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा? जी सर, सब समझ आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना। उसके बाद माशाल्लाह मिस आसिया ने मेहनत इतनी की है तुम लोगों के साथ। अच्छा, उसके बाद आ जाओ अमोनिया पर। ये NH2 अटैच हुआ है, तो अब NH2 के लिए कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल होता है बेटा? अमोनिया, ठीक है जी। अमोनिया का इस्तेमाल होता है। और कंडीशन क्या होती है? अमोनिया इन बता दे, मुझे नहीं आता एक्वस ये। में। ethanol. अब इसमें एक बात गौर सुनो, अमोनिया और साइनाइड, अमोनिया और साइनाइड को तो मैंने लिखवाया था, अमोनिया के शायद मैं लिखवाना भूल गया हूँ, अपने पास लिख लेना। देखो NaOH के लिए आपने पढ़ा है कि एक्वस हो तो सब्स्टिट्यूशन होता है, एथेनॉलिक हो तो एलिमिनेशन होता है। बट अमोनिया और साइनाइड जो ग्रुप है, ये एथेनॉलिक मीडियम में रिएक्ट करते हैं और सब्स्टिट्यूशन ही करते हैं। तो NH3 इन एथेनॉलिक मीडियम, और इसमें हीट भी करना पड़ता है। सर NaOH का प्लीज रिपीट कीजिएगा। देखो NaOH अगर हम एक्वस लेते हैं तो वो सब्स्टिट्यूशन करता है, NaOH अगर हम एथेनॉलिक लेते हैं तो वो एलिमिनेशन करता है, ठीक है। लेकिन अक्सर बच्चे उससे ये कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि जो चीज भी एथेनॉलिक होगी वो एलिमिनेशन करेगी, विच इज रॉन्ग। तो आपके सिलेबस में जो हमारे पास साइनाइड ग्रुप की एग्जांपल है और जो हमारे पास अमोनिया की एग्जांपल है, इन दोनों में जो है ना वो एथेनॉलिक मीडियम ही इस्तेमाल होता है सब्स्टिट्यूशन करने के लिए भी, ठीक है। सर ये रिएक्शन की टाइप कौन सी है? ये भी न्यूक्लियोफिलिक, बोलो बेटा। सब्स्टिट्यूशन ही है। अच्छा, फिर तीसरे पे आ जाओ। तीसरे में क्या हो रहा था इंशाल्लाह? एलिमिनेशन। यहाँ पर जब एलिमिनेशन करनी है तो NaOH क्या ले लेंगे? NaOH इथेनॉल। NaOH एथेनॉलिक मीडियम में आ जाएगा। यस सर। तो यहाँ आ जाएगी एलिमिनेशन। चलो आगे 6 नंबर, और 6 नंबर पुश, शाबाश। चलो, अ सैंपल ऑफ 2 आयोडोप्रोपेन, ठीक है। 2 आयोडोप्रोपेन, ये रहा 2 आयोडोप्रोपेन, ठीक है। रिएक्ट अंडर द सेम कंडीशन एज रिएक्शन 1 टू प्रोड्यूस CH3CHOH CH3। एक्सप्लेन व्हाई 2 आयोडोप्रोपेन। अब 2 आयोडोप्रोपेन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 2 आयोडोप्रोपेन का मतलब है CH3 CHI और CH3 रिएक्ट फास्टर देन 2 ब्रोमोप्रोपेन। अरे तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो इनऑर्गेनिक का सवाल आ गया। आयोडीन वो है ज्यादा रिएक्टिव बिकॉज़ ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर फैक्टर है यहाँ पर। कार्बन और आयोडीन की बॉन्ड एंथैल्पी का फैक्टर है ना। एक
कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड क्या होता है, मजबूत होगा, यस और कार्बन आयोडीन का जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, कमजोर होगा। ज्यादा रिएक्टिव होगा। कि जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे बॉन्ड कमजोर हो जाता है। कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड होता है तो और ज्यादा मजबूत होता है, यस और नो। यस जी सर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नंबर है, इसका मतलब है एक आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ बताना है, दूसरा उसका रीजन बताना है। तो अब आ जाते हैं, इसने ये तो बता दिया कि फास्टर रिएक्ट कौन कर रहा है, तो अब रीजन से शुरू करेंगे डायरेक्ट। तो एज कार्बन आयोडीन बॉन्ड इज वीकर, सर मोर रिएक्टिव लिखेंगे तो मार्क्स मिलेगा? बेटा स्ट्रेंथ पे बात होगी ना, मोर रिएक्टिव क्यों, वो तो रीजनिंग बात तो नहीं लिखी आपने, फिर मोर रिएक्टिव का रीजन देना पड़ेगा। बॉन्ड लेंथ नंबर बॉन्ड इज वीकर कंपेयर टू कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड विच रिक्वायर, वीकर होगा तो क्या होगा, लेस लेस एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी जी टू ब्रेक। ठीक है भाई, यस सर। चलो आगे चलते हैं, ये सवाल चल रहा है अभी भी। अब देखो ये सवाल आ गया स्केलेटल फॉर्म में। इंशाल बात समझ में आ रही है बेटा, इंशाल इंशाल सर अच्छा, अमान इंशाल और हानिया। अब देखो बेटा ये रिएक्शन देखो, इसमें क्या हो रहा है, ये Br लगा हुआ है और फिर देखो Br किससे रिप्लेस हो गया यहाँ पर, साइनाइड से। क्या हुई है, सब्स्टिट्यूशन हो गई, बोलो। यस सर। जी सर। ठीक है, और उसके बाद फिर साइनाइड किससे रिप्लेस हो गया, ये देखो कौन सा ग्रुप आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या हो गई, अभी आई थी ऊपर, एसिडिक एसिडिक हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस। और उसके बाद फिर कार्बोक्सिलिक एसिड वापस OH में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या हो गई, रिडक्शन। रिडक्शन। यस और नो। जी सर। यहाँ क्या होता है, LiAlH4 होता है, यहाँ पर क्या होता है H2SO4 और वाटर ले लेते हैं, है ना, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। और यहाँ पर क्या होता है, साइनाइड ले लेते हैं, कौन सा साइनाइड, KCN या NaCN, इथेनोलिक। ठीक है ना, ये सारी चीजें मैंने पहले लिख दी, मुझे नहीं पता सवाल में आगे क्या पूछा हुआ है, चले देखते हैं। In step 1, 1 bromopropane reacts with cyanide to form butanitrile. Complete figure 5.3 to show the mechanism for step 1. Include charges, dipole, lone pair of electron and curly arrows. हाँ भाई, साइनाइड का रिएक्शन हो रहा है, क्या होता है भाई बताइए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें पहले डाइपोल कहाँ दिखाएंगे, अटैक किसको देखकर होता है बेटा, कार्बन। आपको अगर आपको याद हो तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यस और इलेक्ट्रॉन साइनाइड देता है कार्बन को, तो करली एरो ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, यस और नो। जी सर। सर ये SN2 होगा ना? है जी, SN2 है। जी जी SN2 होगा ये। और यहाँ पर लोन पेयर भी दिखाओगे कार्बन का, आर वी क्लियर। यस। ये आपको 2 नंबर मिल गए, करली एरो दिखा दिया, दिखा दिया और पोल दिखा दिया। भाई किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है, अली इंशाल अमान। नहीं सर। In step 2 butanitrile is heated with HCl, हाइड्रोलिसिस आकर। अभी हमने कहा था ना कि वो जो HCN को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट किया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस से किया, तो उसमें वाटर के साथ HCl H2SO कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो कह रहा है HCl इस्तेमाल किया। तो इसका कहता है कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन। देखो जब इक्वेशन लिखनी होगी तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखना होगा, जब इक्वेशन लिखनी होगी तो किस फॉर्म में लिखना होगा भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखना होगा, इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है तो भाई इसका पहले मॉलिक्यूलर फॉर्म ले लेते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या होगा, ये देखो, ये एक कार्बन है, दूसरा कार्बन है, और ये 4 है ना, तीसरा साइनाइड है। 4 कहाँ से हो गया, 3 कार्बन है ना। तो साइनाइड का भी तो कार्बन है ना। जी साइनाइड का भी तो कार्बन होगा ना। हाँ 4 कार्बन है, सही। अब बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला काउंट करें, क्या बन जाएगा फॉर्मूला बेटा, अरे बोलो भाई। C4H8 होगा ना। अच्छा पहले स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिख देता हूँ आसानी के लिए। स्ट्रक्चरल फॉर्म में क्या है, CN फिर CH2 और CH3 है, यही है। अब यहाँ से बना लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो क्या बनेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C कितने हो गए 4, H कितने हो गए 3 तो 5 जो 7 और एक नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन। बेटा अब ये वाली बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर आपने लिखा C4H कितना था 7 C4H7N, और इसके बाद आप जानते हो कि होता है वाटर के साथ, और HCl यहाँ लिखा है। और याद रखें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए हमने क्या पढ़ा था कि 2 वाटर लगते हैं,
क्योंकि भाई 2 O डालने हैं, तो 2 O कहाँ से आते थे? 2 वाटर से। जी 2 O सर, कहाँ से आते थे भाई साहब? 2 वाटर से दो आया वाटर करते थे। से। मैं सिंपल रिएक्शन में याद दिला देता हूँ, जब ये साइनाइड वाला रिएक्शन होता था तो आप जनाब आली HOH से रिएक्शन कराते थे, तो इस कार्बन को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन आ रहा है वाटर से, दैट इज वाई हमने पढ़ा था 2 वाटर चाहिए होते थे। ठीक है जी, तो यही बात यहाँ पर भी अप्लाई होगी। और प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? साइनाइड की जगह कार्बोक्सिलिक आ जाएगा। तो जरा देख लेते हैं, ब्यूटेनोइक एसिड। पहले इस फॉर्म में देख लेते हैं। जब इसकी जगह क्या आ जाएगा? कार्बोक्सिलिक आ जाएगा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा? जरा देखो, साइड में वर्किंग कर लेते हैं ना। अब क्या हो जाएगा? सी अभी भी कितने, 1 2 3 4 है। हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 2 5 2 7 और 1 8। 8 होगा ना, और और O2। और 2 क्या हो गए? ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये चेंज हो गया। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? जी जी सर। सर। तो ये आ गया बेटा C4H8O2 और साथ क्या बनता था इसमें? NH4Cl। NH4Cl बनता था, नाइट्रोजन निकलती थी, अमोनियम क्लोराइड बना लेती थी। ओके सर। अबे ओके नहीं, यहाँ समझ लो, अगर नहीं सर, तो हाँ वही मतलब क्या, समझ गया। यहाँ पर जब ऑक्सीजन दोनों घुस जाते थे, H घुस जाता, तो यहाँ से एक H और यहाँ से 2 H और यहाँ से एक H और एक ये वाला H, ये NH4 और फिर ये Cl साथ अटैच होता था, तो NH4Cl सॉल्ट बनता था। तो ये बुक का रिएक्शन है, आपने पढ़ा हुआ है, अगर याद है तो आप आसानी से लिंक कर सकते हैं। तो देखो ट्रिक क्या की एग्जामिनर ने मॉलिक्यूलर फॉर्म में पूछ लिया इंशाल, और मॉलिक्यूलर फॉर्म में पूछने की वजह से थोड़ी सी हमने वर्किंग अलग से की। हमने तो स्ट्रक्चरल फॉर्म में पढ़े हुए, तो स्ट्रक्चरल फॉर्म में हमने वर्किंग की और मॉलिक्यूलर में उसको कन्वर्ट करके लिख लिया। यस और नो? इंशु, जी जी सर, समझ आ गया। चलो, तुम क्या नाश्ता कर रहे हो क्या? नहीं नहीं सर, सुनो था, तो नाश्ता क्यों करूंगा भाई रोजे वोजे रख लो यार, अल्लाह के बंदे, रमजान चलने, अल्लाह की मदद को अपने हाथ अपने साथ रखो। सर? मैं रख रहा हूँ रोजे, आप क्लासों के रोजे रख रहे हैं। क्या कह रहे हो? मैं क्या करता हूँ? क्लास में आपके क्लास के रोजे चल रहे हैं, मैं थोड़ी तो छोड़ रहा हूँ रोजे। अच्छा, चलो भाई, स्टेप 3 इज अ रिडक्शन रिएक्शन। स्टेप 3 में क्या हो रही है? रिडक्शन। क्या हमें ऑलरेडी पता थी कि रिडक्शन हो रही है? हम तो ऑलरेडी लिख के आए थे, जी सर। ठीक है ना। अब पूछा हुआ क्या है इसने? कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन फॉर द रिडक्शन reaction in step 3, use H bracket to represent one atom of hydrogen from reducing agent। मेरा बच्चा, मेरा नौनिहाल, ये आपको इक्वेशन फिर से बनानी है और फिर से मॉलिक्यूलर फॉर्म में आपने काम करना है। तो आए इसको देखते हैं, ठीक है जी। तो अब ये वाला रिएजेंट क्या था? ये तो अभी हमने लिखा था ना, व्हाट वाज दिस? C4H8O2। यस और नो? तो C4 यहाँ तो यही आ जाएगा, C4H8O2। अच्छा, और फिर रिडक्शन कैसे होती है साइड में देखते हैं। छोटे एग्जांपल में याद दिलाता हूँ, छोटे एग्जांपल में याद दिलाता हूँ बेटा। छोटे एग्जांपल में हमने क्या पढ़ा था? यहाँ रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन आता है जो LiLH4 देता है, और ये जो कार्बन होता है ये कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी अल्कोहल में, CH3 CH2OH। हाँ भाई, CH2OH में। अब CH2OH बनाने के लिए हमें क्या क्या समझना था? कि एक O यहां से शॉर्ट होगा और 2 H ऐड होंगे। तो जो 2 H ऐड होंगे, यहां पर 2 H ये आ गए, और उसके बाद ये जो O निकलेगा ये 2 H से कंबाइन होकर वाटर बनाएगा। तो टोटल हमें कितने H लगते हैं? 4। फिर समझना काउंटिंग, भाई काउंटिंग समझना बेटे सारे बच्चे। क्या कहा मैंने? कि कार्बोक्सिलिक एसिड जब कन्वर्ट हुआ है इसमें, तो यहां से OH तो बाकी है, एक O सोनिया निकल गया है, तो एक O निकल गया, उसकी जगह 2 H आए हैं, तो 2 H ये लगे हमें, और ये जो O निकला इसको वाटर में कन्वर्ट करने के 2 और H चाहिए होंगे, टोटल 4 H लगते थे। तो यही हम यहाँ लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे 4 H इज रिक्वायर्ड। और प्रोडक्ट क्या बन रहा है? प्रोडक्ट की भी यहाँ पर देख लेते हैं। ये क्या है? CH3, फिर ये क्या है? CH2, फिर ये क्या है? CH2, और फिर ये क्या है? पेंटेनॉल है सर। CH2, अबे पेंटेनॉल कहाँ से हो गया? 4 नहीं, का ब्यूटेनॉल है। ब्यूटेनॉल है। ब्यूटेनॉल का मतलब ये हो गया कि फॉर्मूला क्या बना इसका? C4 H7OH है, 7 कहाँ से हो गया? H9 और H2O। भाई C4H9OH बनेगा ना, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखोगे तो H10O हो जाएगा। यस। हाँ भाई, क्लियर है? जी सर। अच्छा, अमान मुगल कहाँ मर गए हो? स्टेट द आइडेंटिटी ऑफ द सूटेबल रिएजेंट। हाँ भाई, रिएजेंट बताओ कौन सा? LiLH4 लिथियम LiLH4। या अगर नाम लिखोगे तो नाम क्या है इसका? नाम क्या होता है इसका? एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड। हाइड्राइड भाई, टेट्रा हाइड्राइड ही तो है।
हाइड्राइड तो बहुत जनरल हो जाएगा ना, जब नाम लिख रहे हो तो पूरा लिखो। क्या होगा सर, हाइड्राइड ही पढ़ा है हमने। हाइड्रिडो एल्यूमिनेट ओ कहते माय हैं इसको। गॉड सर, ये क्या सर, सही तरह स्पेलिंग लिखे याद करना पड़ेगा। हाइड्रिडो एल्यूमिनेट, और सर जो फिर NaBH4 होता है उसको क्या कहते हैं? वो बोरोहाइड्रेट कहलाता है, अच्छा, वो भी हाइड्रेट होता है। सोडियम बोरोहाइड्रेट। ओके। वो बेटा ये समझ में आ गया, 13 मार्क्स मिल गए, क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो, तो रिड्यूसिंग एजेंट के नाम पे थोड़ी देर रुकिएगा, बस एक स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं आप वो लिख दो ना, LiH4 फॉर्मूला लिख दो ना, एक ही, दोनों एक्सेप्ट होता है। ओके। ठीक है, अब आ जाओ बेटा, ये कुछ अच्छा सवाल लग रहा है मुझे, क्योंकि इसके अंदर सारी अच्छा स्केलेटल फॉर्म में देखिए ना बच्चों को आ जाती है मौत। ठीक है, हालांकि ये बहुत आसान होते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको रखना है। ये कौन A1 में क्या दिया हुआ है, तो ये सवाल तो देखना पड़ेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी डिस्टिंग, अच्छा डिस्टिंग्विशिंग बतानी है, ठीक है। यूजिंग केमिकल टेस्ट एंड एनालिटिकल टेक्निक्स, टेबल 1 पॉइंट शोज 4 पेयर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा जी, ग्रुप आइडेंटिफाई करें, कौन सा ग्रुप है ये वाला? A1 सर, A1 एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड। और ये कौन सा ग्रुप है? कीटोन। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बोलो? सर वो दिख रहा है ना सर, R ग्रुप और H, उसमें दो R ग्रुप है। अरे क्या मुंह से Tolerance। बोल के बोलो, क्या करके बोलो, टॉलरेंस समझ नहीं आ रहा क्या बोलो। या फेलिंग या टॉलिंग। स्पेलिंग सर चेक कर फोर सकते आ हैं, रहा है। क्या कह रहे हो? हाँ सर, फेलिंग या टॉलिंग। फेलिंग या टॉलिंग बोलो सर। अगर हम टॉलिन्स लिखते हैं या फेलिंग्स लिखते हैं तो टॉलिन्स रिएजेंट हमने लिख दिया, और फिर उसके बाद उसने क्या पूछा है? पॉजिटिव Positive केमिकल results, टेस्ट सिल्वर और मिरर। आइडेंटिफाइड कंपाउंड, क्या होगा? A1 Silver, टॉलिंग में CPD, सिल्वर मिरर होगा Silver और PPT, टेक्स्ट में ब्रिक रेड आएगा। A1 गिव सिल्वरी सिल्वर मिरर। PPT। ग्रे पीपीटीज ऑफ सिल्वर। ठीक है भाई, A2 में कुछ भी नहीं होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। अब अगला वाला देखो, ये अगला क्या दिया हुआ है इसने, ये क्या है? कीटोन। दोनों कीटोन है। अब आ गया कीटोन, कीटोन का क्या बताया था, याद O4 करो। ये देखो क्या? मिथाइलेटेड कीटोन है ये वाला, जी सर। और मिथाइलेटेड कीटोन और नॉन मिथाइलेटेड ने क्या बताया था? आयोडोफॉर्म टेस्ट याद है? यस सर। उसको सर जी डिफरेंशिएट सर। करना है दोनों को। हाँ भाई, NaOH एक्वस, और क्या होता था? आयोडीन एक्वस। और क्या मिलती थी ऑब्जर्वेशन? जो B1 एक मिनट सर, होगा, क्या फर्क है इन दोनों में? अबे ये मिथाइलेटेड मिथाइलेटेड है। कीटोन है ना ये। आपको याद करो, बिल्कुल आखिरी लेक्चर जो मैंने दिया था मेन स्ट्रीम ऑर्गेनिक का, वहां पर आयोडोफॉर्म टेस्ट पढ़ाया था, जिसमें इंशाल हमेशा की तरह गायब होगा। नहीं, मैं था आयोडोफॉर्म टेस्ट, मुझे याद है, मुझे याद नहीं है किस चीज के लिए था वो। मैं जलील करता हूँ ना, रुक जाओ ना, अभी मैं वापस ले जाता हूँ जहाँ पढ़ाया था। मैं तुम्हें पता है ना, भाई साहब के पास जलील करने के लिए तो जराए कम थोड़ी है, तो हम आपको आयोडोफॉर्म रोजे में मेरी बख्श दे। ये लो, आयोडोफॉर्म टेस्ट पे ले चलते हैं, थोड़ा जलील करने में आसानी हो जाएगी। और वहां एग्जाम्पल भी दी थी सारी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चलो भाई, आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये आ गया जी, NaOH एक्वस दिया हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, ये हेडिंग डली हुई है आयोडोफॉर्म टेस्ट की, ठीक है ना? जी जी जी। और उसमें सर ने आपको पूरा समझाया है कि कैसे होता है, क्या प्रोडक्ट क्या बनते हैं, बाय प्रोडक्ट क्या बनता है। ये तो ये अल्कोहल्स के लिए भी होता है ना? रुक जाओ ना, मैं जान, मैं वही दिखा रहा हूँ। 2 केसेस में होता था, कहाँ कहाँ होता है ये आपको मैंने ग्रुप लिखवाए थे। कौन से ग्रुप लिखवाए थे, कहाँ लिखवाए थे? एल्डिहाइड में सिर्फ एथेनॉल होता है। आपको ग्रुप याद रखने हैं। अल्कोहल वाले ग्रुप में कहाँ पर होता है? जब अल्कोहल में एथेनॉल। CH3CHOH का ग्रुप प्रेजेंट हो तब पॉजिटिव आएगा, और जब मिथाइलेटेड कीटोन, यानी यूं समझो मिथाइलेटेड अल्कोहल या मिथाइलेटेड कीटोन प्रेजेंट हो, मिथाइलेटेड कार्बोनाइल प्रेजेंट हो, तो आएगा। तो जो एथेनॉल होता है उसमें इसीलिए पॉजिटिव आ जाता है कि उसमें भी मिथाइलेटेड जो है ना वो कार्बोनाइल ग्रुप होता है, तो इसमें पॉजिटिव आता है क्योंकि इसके लिए मिथाइल चाहिए जो कि आयोडोफॉर्म बनाता है। ये वाला ग्रुप लाजमी चाहिए, तो ये हमने यहाँ पर किया हुआ है, और यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिखाई हुई है कि कहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है और कहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अभी इतना चूंकि टाइम नहीं था हमारा, तो वापस चलते हैं डिस्कशन पर। ठीक है जी, कहाँ थे? ये तो हम क्या करेंगे, आयोडोफॉर्म टेस्ट करेंगे, तो जिसमें जो B1 है, जो मिथाइलेटेड कीटोन है, क्या करेगा? B1 गिव, बोलो ये ये लो PPT। किसकी? पीपीटीज ऑफ आयोडीन। आयोडोफॉर्म, आयोडीन, हाँ। आयोडीन की पे कर दिए, आयोडोफॉर्म की, सॉरी। ठीक है, आयोडोफॉर्म की पीपीटीज में होती है। आगे चलो, अब अगला ग्रुप देखो कौन सा है, ये कौन सा ग्रुप है? कीटोन
सर एक कीटोन है, दूसरा एस्टर है। और ये क्या है? एस्टर। ये है। अच्छा सवाल। अब देखते हैं कौन बताता है जी। सर आज से वो डलेगा ना सोडियम कुछ है? होके। वो तो कार्बोक्सिलिक यस एसिड नो होता है सर। लल्लू। अच्छा सही है। हालांकि इतना आसान है, लेकिन मुझे पता है कि तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। सोचते तो सर 6:30 बजे तो दिमाग चला रहे हो, आप सोचते तो 2 जी सेकंड। जी बताइए इंशाल्लाह मान। हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती सर इसकी? अबे पागल क्यों चुच्चे आदमी। तोड़ना क्यों है? 2,4 डीएनपी DNPH का देगा। इस्तेमाल होगा लल्लू। अरे वाह। गधेड़े। DMPH। ये कार्बोनाइल है ना, और ये कार्बोनाइल नहीं है। नहीं हाँ। पता तुमने कार्बोनाइल डिटेक्शन? अरे हाँ सर क्या बात है। देखो एज अ टीचर में कितनी साइकी समझता हूँ तुमको। क्या बात है सर। ओहो, ऑरेंज पीपीटी किसकी बनती है? 2,4 डाइनाइट्रो C1 की बनेगी। फिनाइल हाइड्रा हाइड्रोजोन जोन। जोन। जीन से जोन बन जाता है। और कौन देगा? C1 देगा। यस और नो? हम्म। लास्ट पे आ जाओ बेटा, समझ में आया? और आईने पे लानत देने के नहीं लिए करनी क्या? अब बताओ इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ये तो आसान है। ये तो डब्बा एक एल्को दोनों अल्कोहल है, एक थोड़ा वो है, अच्छा एक ही तरीका है या डबल एक से ज्यादा बॉन्ड। तरीके हैं? देखो ये वाला अल्कोहल कौन सा है? टर्शरी है। ब्रोमीन वाटर नहीं कर सकते? हाँ सर। टर्शरी है, ब्रोमीन तो इसका वाटर मतलब कर ऑक्सीडेशन वो से भी प्राइमरी डिफरेंशिएट है कर सकते हैं। सर। हाँ ब्रोमीन ऑक्सीडेशन वाटर कर सकते हैं सर। ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन से भी कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन से भी कर सकते हैं। यस और नो? जी। हाँ ब्रोमीन से जी सर। करेंगे तो ये रिजल्ट देगा, इसमें डीकलराइजेशन हो जाएगी। और अगर ऑक्सीडेशन से करेंगे तब भी तो इसी में सिर्फ रिजल्ट डी आएगा। टू डी इसमें टू ऑरेंज कलर टू ग्रीन चेंज हो जाएगा। देगा यस और नो? सर। पर्पल टू कलरलेस कर सकते हैं? पर्पल टू कलरलेस भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। गुड हो गया। ठीक है, यस सर। तो आप मर्जी आप कोई एक ले लें। एक्वस ब्रोमीन से लिखना है तो एक्वस ब्रोमीन से लिख लें। कुछ ब्रोमीन ले लें सर, वो बहुत पुराना है, याद रहता है। चलो एक्वस ब्रोमीन। अबे तो दूसरी बात भी तो पता होनी चाहिए ना, कहीं पर नहीं आया तो फिर। एक्वस ब्रोमीन ले लिए तो आज क्या सीख होगा? लेना सर। जो D2 है डीकलराइज कर देगा। डीकलराइज हम्म। ब्रोमीन वाटर, या एक्वस ब्रोमीन। चलो सर एक सेकंड ऊपर करें, जी बेटा। ये स्क्रीनशॉट लेना। मैं अबे सारे ले स्क्रीन के चुका क्या हूँ सर। करोगी? मैं सारे ले चुका हूँ, फिक्र याद नहीं करो। रहेगा। हाँ हो गया। अब्बा को दिखाओगी? अम्मा को मैं सुबह से पढ़ रही हूँ सबूत। आइडिया अच्छा है सर। चलो जी। यूज अ रिएजेंट व्हिच कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द कंपाउंड्स इन ईच कंप्लीट टेबल 3 पॉइंट। अच्छा यही कर रहे थे हम लोग 3.1। हाँ ये तो हाँ कंप्लीट कर सर, लिया ये ना हमने। क्वेश्चन पढ़े हाँ वगैरह ये हो में गया। मिस हो गए थे। अच्छा पार्ट 2 क्वेश्चन करना है। ये चेक कर रहे हैं अब लेवल। क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहा तो खुद समझ रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं अपने अब्बा का राज समझ के। चलो कंप्लीट कर लिया। गिव दी पॉजिटिव दैट, ये तो हमने कर लिया। यूज अ डिफरेंट रिएजेंट फॉर ईच टेस्ट, ये भी हमने कर लिया। सबके लिए हमने डिफरेंट रिएजेंट इस्तेमाल किए ना भाई, कहीं सेम तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं। जी जी ठीक है। डिफरेंट है। अच्छा जी, A1 एंड A2 आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। A1 A2 कहां से? ये रहे, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। ठीक है जी, आ जाते हैं। डिफाइन द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। हाँ भाई, व्हाट आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स? शाबाश। हाँ जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है लेकिन स्ट्रक्चरल कंपाउंड फॉर्मूला विद different arrangement in सेम the मॉलिक्यूलर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट फॉर्मूला स्ट्रक्चरल बट different डिफरेंस arrangement of different atoms क्या? within the molecule. डिफरेंट Arrangement of atoms हाँ within the अरेंजमेंट ऑफ molecule. स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। चलो एक नंबर। गिव द सिस्टमैटिक नेम ऑफ B2। B2 का सिस्टमैटिक नेम ये रहा B2। B2 लेना। अच्छा देखो स्केलेटल फॉर्म में हम करने याद ही नहीं है तो हम क्या लिखते हैं? B2 को लिख लेते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्म में CH3 पेंटेनोन है ना सर? CH2। हाँ जी पेंटेनोन है बिल्कुल, लेकिन पोजीशन लगाओगे ना, पेंटेनोन नहीं लिखोगे, पोजीशन तो अच्छा वो बताएंगे। 3 है। CO पेंटोन। ये आ गया। 1 2 3 4 5 है। थर्ड कार्बन पेंटेनोन वाला है, तो क्या नाम हो गया इसका? यस सर। पेंटेन नोन। 3 यस और नो? यस सर। 9 वालों बाकी का क्यों नहीं आ रहा? यस इंशाल अमान। जी जी सर। यार ये जिससे आवाज आ रही है यामीन, प्लीज इज इट म्यूट कर पेंटेन दे। 3 जी सर। डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ D1। D1 क्या था? ये रहा। ओ शाबाश, कोई मसला नहीं है, यहीं पे लिख देते हैं। ये 1 2 CH2 3 होगा, ये 4 भी CH2 होगा, ये भी CH2 होगा, और ये वाला क्या होगा? C। CH होगा। अच्छा अब जी। काउंटिंग कर लो तो टोटल कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 4 कार्बन हो गए, और हाइड्रोजन 2 2 4 5 6 कार्बन 7 8 9 10। सर। 5 कार्बन। जी बेटा। 5 कार्बन। हाँ सॉरी 5 कार्बन। C5H10 हो गया, और उसके बाद एक वो आ गया। यस और नो?
जी सर। यस सर। काउंटिंग करके लिखा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। C5H9O। अच्छा, D2 forms polymer Z when heated gently. Identify the type of polymer that form. हाँ भाई, D2 में क्या था? कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड था ना? कौन सा डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड जब होता है तो कौन सा पॉलीमर बनता है? एडिशन Addition पॉलीमराइजेशन। polymer. एडिशन। एडिशन पॉलीमर लिखना है बे लल्लू। अरे सर ड्रॉ वन लिख रिपीट दिया। यूनिट। अब सर ने क्या ट्रिक बताई थी रिपीट यूनिट की कि भाई जो इसको स्ट्रक्चर बना डबल हुआ है बॉन्ड को उसको तोड़ ड्रॉ दो। करेंगे। हाँ डबल बॉन्ड बॉन्डेड हटा कार्बन दिया। है उसके आगे। अब लेकिन पैटर्न समझ लो, इसका पैटर्न वो होता है स्केलेटल बना हुआ है तो स्केलेटल ही फॉर्म में बनाएंगे। तो आप क्या करो मेरे बच्चे, क्या करो इसको, ये आपने देखो, मैं पहले मोनोमर ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा जी करके। सर। देखो जो मोनोमर बुक ने ये नहीं एग्जामिनर ने दिया वो यूं दिया है, मैं पहले उसी को ड्रॉ कर दूं। ये कैसे दिया हुआ था? ये आ गया तो यूं 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 और यूं, ये यूं दिया हुआ है, ठीक है ना। अब जाहिर है कि आप इस तरह तो दिखा नहीं सकते, ऐसे थोड़ी डंडा जोड़ दोगे, ठीक है। तो थोड़ी खूबसूरती लानी है, तो इसको उसी फॉर्म में लेकर जाना है जिस फॉर्म में नॉर्मली हम नॉर्मली कौन सी वाली फॉर्म पढ़ते हैं, ये वाली फॉर्म पढ़ते हैं ना, ये जो ये वाली फॉर्म, ये तो वाली ये फॉर्म में क्या 90 होता है डिग्री कि आप शिफ्ट कर देंगे ना। स्लो कर देते हैं। तो अब इस फॉर्म में किस तरह लेके जाएं, तो आप डबल बॉन्डेड कार्बन को अपना नहीं। टारगेट बना लें, इस पूरे पार्ट को ऊपर नीचे रिप्लेस कर दें। तो मान लेते हैं कि डबल बॉन्डेड कार्बन अपनी जगह पर रहता और मैं क्या करता, इस पूरे पार्ट को ऐसे लिख देता। इज दैट क्लियर? यस। भाई समझ में आए? इस हाइड्रोजन को तो लिखने की Yes. जरूरत नहीं पड़ती ना, एक दूसरे पार्ट को आप एक ऊपर ले जाते। तो ये क्या समझते हो तुम लोग या नहीं समझते? नहीं सर समझ। थोड़ा टाइम दे सर, ये आपने सेम स्ट्रक्चर बनाया है। दोबारा देख आपके पास कितने कार्बन, देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, यस और नो? यस सर। एक दो दो और हैं। ठीक है, और इसके साथ दो कार्बन होने, एक और दो, और फिर OH है। तो आपने क्या कहा, जी सर। सर ने क्या कहा कि आप डबल बॉन्डेड कार्बन ये बनाया आपने, पहले ये दिमाग दो पहले हो गए, उसको दो इस और फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसके बाद ये राइट वाले कार्बन पर आपके पास दो कार्बन आपको और अटैच करने हैं। तो आपने एक एक और दो और ये, हाँ यूं होगा। उसको ठीक है जी, यस सर, वो स्ट्रक्चर ही गलत था। इज दैट क्लियर? यस सर। चाहे तो आप इसको यूं भी बना सकते हैं, आपको बस ये शो करना है, ये कर लिया। सर अब ये आप OH का जो डंडा है राइट को छोड़ के अगर नीचे की तरफ बना दें। हाँ जी, नीचे की तरफ, सॉरी नीचे की तरफ ही बनेगा। ये बात समझ में आ गई? जो बेसिक है वो बात पल्ले पड़ गई, क्या करना है। अब आपको पता है कि इसको शो कैसे करना होता है, कि डबल बॉन्ड हटाना होता है और कंटिन्यूटी का निशान दिखाना होता है। तो डबल बॉन्ड आपने हटाया और ये आपने लंबे कर दिए। यूं कंटिन्यूटी का निशान दिखा दिया, यूं कंटिन्यूटी का निशान दिखा दिया। इज दैट क्लियर? जी सर। फिर वो ब्रैकेट ब्रैकेट बनाने हाँ जरूरी जी, नहीं ला होते। रहे ला रहे बेटा, ला रहे। और जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा ना, ब्रैकेट बना हुआ था यूं करके। अब जी अगर ये सर। बात पता हो तो फिर तो आसान है, और अगर नहीं पता हो और टेक्निक लग नहीं गए। पता हो, तो इस तरह देखकर ही मोशन लग जाते हैं। क्या ख्याल है? जी सर। ये बड़ा स्केरी सा स्ट्रक्चर है वैसे। स्केरी सा है, लेकिन अगर समझ के बनाओगे तभी पल्ले पड़ेगा। हाँ सर, अब तो आ रहा है ना अच्छी तरह। अच्छा, इसको आप वर्टिकल डायमेंशन में बता सकते हैं, अगर इसी को समझो रोटेट करके बनाना चाहूं मैं, हाँ मैं वही सोच रहा था। ठीक है ना। ये तो आपको पेपर के दौरान भी अंदाजा हो जाएगा, तो वर्टिकल डायमेंशन में भी बना सकते थे इसको, यानी आप समझ गए, इसी स्ट्रेट को थोड़ा रोटेट करके सीधा कर लो तब भी बन जाएगा। लेकिन जब आप मार्किस की में से टेढ़े मेढ़े स्ट्रक्चर देखते हो, आप बोलते हो यार ये क्या बना हुआ है, तो असल लॉजिक पकड़नी है। तो सीधा करके बनाएंगे तो OH तो तब भी बाहर होना चाहिए ना ब्रैकेट से। क्या होगा? अगर सीधा करके बनाएंगे तो OH तब भी बाहर ही रखना है ना ब्रैकेट से। उससे फर्क नहीं नहीं नहीं, पड़ेगा अंदर वैसे। रहेगा भाई, अंदर रहेगा स्ट्रक्चर तो है। तो थोड़ा छोटा कर देता हूँ भाई। और सर ने काफी लंबी कर दी। अच्छा सही सही, ओके। ये लो बस। ओ जैनब, बात समझ में आ गई कि ये स्ट्रक्चर कैसे हमने शिफ्ट किया ऊपर वाले जी स्ट्रक्चर आपने में? एक कार्बन कम बना, जी बेटा। एक कार्बन कम कर अबे दिया तुम समझ गई ना आपने। क्या बनाया था हाँ मैंने? जी सर समझ गई। बात कन्वे हो गई ना। अब ये देखो आयर का सवाल आ गया। चलो भाई, ले भाई। अच्छा जी, कंटेन ऑर्गेनिक कंपाउंड ई। ई क्या था भाई? ई क्या था? ई क्या था? ई था कुछ या नहीं था? नहीं है। अच्छा, नया कंपाउंड आया मार्केट में, नया आया भाई, नया। ऑर्गेनिक कंपाउंड ई कंटेन 3 कार्बन, ये हिंट दे रहा है। ऐसे सवाल सबसे ज्यादा मजेदार होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ई में 3 कार्बन है। ई रिएक्ट विद कोल्ड डाइल्यूट, अरे तो आसान हो गया। कोल्ड डाइल्यूट से कौन रिएक्शन करता है? सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन का अल्कोहल। डबल बॉन्ड, यस और नो? डबल बॉन्ड। यस। टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड एफ, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सिंगल कंपाउंड बन रहा है। और सिंगल कंपाउंड क्या होता है? इसमें डायोल होते हैं, Yes. ठीक है। फिगर 3.1 shows the infrared spectrum of E.
ई का स्पेक्ट्रम है। एंड फिगर 3.2 शोज इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ एफ। ये देखो OH की पीक आ गई। जिन्होंने आईआर मुझसे पढ़ा है मैंने उनको रट्टा लगवा दिया था कि ये पीक देखते ही आप समझ जाओगे, घंटा तुम्हें नहीं पता हो कि कंपाउंड क्या है, तुम ये प्रेडिक्ट कर सकते हो ये जो है ना OH है। ये क्या है? OH है, ठीक है ना। बहरहाल तो ये इसका पीक है, इसका पीक है। अब सवाल क्या है? सवाल कहाँ गया? सवाल क्या पूछा हुआ है भाई? याद है नहीं। Both spectra shows absorption blah 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 blah. Both spectra shows absorption between 2850 and 2950 owing to CH bonding each. Use the two infrared spectrum and the table to identify the functional group present only in E. Only डबल in बॉन्ड E. होगा ना? कार्बन कार्बन का क्या होगा? ई में डबल बॉन्ड होगा, यस और नो? डबल बॉन्ड। यानी ये तो हमें और अपनी नॉलेज से ऑलरेडी पता है ना। और लेकिन यहाँ पर हम आंसर किस में देंगे? अपने रेफरेंस वैल्यूज के जरिए देंगे। तो ई के अंदर कौन सा ग्रुप मौजूद है? बोलो भाई। कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड। हाँ भाई जैनब, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड। और एक्सप्रेशन में क्या दोगे? एज ई डिस्प्लेस पीक ranging from कार्बन का in the range of 1500 to 1680. 1500 to 1680. 1500 to 1680, that which coincides with carbon carbon double bond. ठीक है भाई, क्लियर है बात? सही हो गया सर। उसके बाद कहता है यूज द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ एफ टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप formed when E reacts with. Explain your answer referring only to absorptions at frequencies greater than 1500. वही बात आ गई ना। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है भाई? डायोल या डायोल थोड़ी लिखोगे। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल OH। OH लिखोगे बस, OH, ठीक है। या इसको यूं लिख दोगे ROH, ठीक है, दोनों ठीक होंगे। एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी? एज F डिस्प्लेस पीक। कौन सी पीक है? किस रेंज में आ रही थी? OH की पीक कौन सी रेंज में आ रही है? यहाँ देख लो एक बार। 3200 to ये आ रही है 3200 to 4, ये 360 वाले ले लोगे तो क्या लिखोगे भाई? डिस्प्लेस पीक इन रेंज ऑफ 3200 to 3650 which coincides with ROH। ठीक हो गया। अब मास स्पेक्ट्रम भी घुसेड़ दिया, बहुत अच्छा है बेटा। M+ पीक M+2 पीक पढ़ाया है तुम लोगों को मैंने, हानिया, या ऊपर मैंने छुड़वा दिया है? छोड़ के पढ़ाता हूँ ना मैं तो। The mass spectrum, हाँ भाई, the mass spectrum of E shows the molecular ion and molecular ion+2 peak of approximately equal abundance of M। equal abundance का मतलब कौन सा हेलोजन हो गया? M+2 पीक कब आती है? जब हेलोजन हो, यस और नो? अरे बोलो ना। देखो भाई, M+ पीक होती है मॉलिक्यूलर मास वाली, ठीक है। M+1 पीक कब आती है? जब कार्बन 13 का आइसोटोप होता है। कार्बन 13 कब आती है? जब हेलोजन होता है। अब अगर हेलोजन में क्लोरीन होगा तो ये पीक का रेशो क्या होता है? 3:1। 75-25 होता है। और अगर ब्रोमीन होगा हेलोजन में तो फिर क्या होगा? 1:1। 1:1 होगा। अब आपको कहता है the mass spectrum of E shows the molecular ion peak of this and M+2 peak of approximately equal abundance at ME 120 and 122। Deduce the relative molecular mass। भाई E का relative molecular mass निकालना है। कितने कार्बन थे E में? E के बारे में उसने बताया था। कितने कार्बन थे शुरू में? 3 थे ना? ये लिखा था ना? कहाँ लिखा था? ये के सामने, ठीक है ना। ओहो, तो E का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो भाई 3 तो इसमें क्या थे? कार्बन थे। कार्बन। अच्छा, 2 आपको पता चल गया ब्रोमीन भी है, यस और नो? यस। अब कितना मास बन गया? मास को टोटल करें। C3 का मास कितना हो गया? 12 into 3 कितना हो गया? 12/24 36। और ब्रोमीन का मास कितना होगा? यहाँ पर 79 लेंगे। 120 वाले में 79, तो 79 into 2 158। 158। दोनों को ऐड करो। कितना बन रहा है? 164 और 184। कितना आ रहा है? 194। 194 है ना? क्यों होगा? 8+ हो रहा है। यस सर, 194। अच्छा, अब क्या इसमें हाइड्रोजन नहीं आएंगे? बोलो बेटा। हाइड्रोजन आएंगे। हाइड्रोजन भी तो आएंगे ना। 1 2 3 4 आएंगे ना। कितने हाइड्रोजन रह जाएंगे बताओ? वैलेंसी पूरी करो इसकी। 2 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 आएंगे।
लेकिन डबल बॉन्ड भी है भाई, ध्यान में रखना, डबल बॉन्ड भी है। अरे यार, तो फिर 2 कम हो जाएंगे, 4 होगा। भाई सैचुरेट, देखो सुन लो ना, सैचुरेट मैं बता देता हूँ, सैचुरेटेड जो कार्बन होता है, तो सैचुरेटेड कार्बन में 3 सर इसको डिस्प्ले बता बना देना। सैचुरेटेड कार्बन में 3 कार्बन के साथ कितना होता है, 8 हाइड्रोजन होते हैं। अब 8 में से 2 की जगह तो ब्रोमीन आ गया, यस और नो? यस, 6 बोलो भाई। बचे। यस। या यूं समझो अनसैचुरेटेड में C3 यार आपको होता है पता कैसे चला कि 2 ब्रोमीन है? बेटा M वो प्लस। इक्वल अबंडेंस है अच्छा ना। नहीं नहीं, 2 ब्रोमीन में क्यों लगा रहा हूँ, पागल तो नहीं हूं मैं। M+2P का आ रही है ना, एक ही हैलोजन होगा ब्रोमीन वाला। क्या M+4 आ बात जाती है ना, सर, बता दो। 2 क्या ब्रोमीन बात लगा है रहा हूँ, सर। जी सर। चरसी हो गया हूँ मैं भी लग रहा है भाई। M+2 तो एक ब्रोमीन में आती है ना, एक हैलोजन में, सही तो है, गलत करे ना हम। तो भाई C3 और एक Br होगा, सारा कैलकुलेशन चेंज हो गया। तो भाई माशाल्लाह। अब ये बताइए कि C3 के साथ नॉर्मली कितने हाइड्रोजन होते हैं, H8 होता है, यस और नो? यस सर। अब जी इसमें सर। एक, और जब ये अनसैचुरेट होता है, डबल बॉन्ड होता है, तो C3 क्या हो जाता है, H6। यस सर। H6 होता है। और अब Br एक और है, तो मोस्ट लाइकली फॉर्म हाँ, क्या बनेगा, H5। C3 H5Br, यस और नो? यस सर। जी सर। तो मॉलिक्यूलर मास कितना सर तो निकलेगा भाई बताओ? 36 + 79 आपका बन गया 36 + 5 + 79, 79 और 5 85, नहीं 79 और 5 84, 84, और 84 और 36 कितना हो गया, 110, 120। 110। 120। 120 120 हो निकला है गया। मेरे ख्याल। यस सर। हाँ भाई, जी सर। 120 बिल्कुल सर, 120 ही है। मोलिकुलर आयन पीक आ गई है। क्या कह रहे हो बेटा? 120 है तो सर आपकी वो आ गई ना M+ पीक। हाँ तो आ गई ना 120 और 100, तो ये 100, ठीक तो है। ये हमें पहले से नहीं निकाल सकते कि पीक अगर नहीं 120 मैं का बता आ रहा रही है हूँ, तो एमआर 120 ये ही है। 120 नहीं आएगा, हमने ब्रोमीन का कितना ले लिया, 79 ले लिया है ना। जरा प्योरिटी में जी देखो, सर। ब्रोमीन का 79 नहीं होगा, 80 पॉइंट समथिंग होगा। अच्छा, सर 79 तो और सर फिर 81 ही था। तो हमने 79 क्यों लिया? 79 और 80 तो 81 तो आइसोटोप का होता है, जैसे क्लोरीन में 35 और 37 होता है, लेकिन जो रिलेटिव एवरेज हाँ रिलेटिव तो फिर मास वो होता है 80 होगा। हाँ वो 80 तो, होगा, 80 हाँ होगा। तो 80 लेके निकलेगा, ये 80 पर 121 आएगा, 120 121 आएगा जी। 121 आएगा इसका आंसर। ठीक है, ठीक है भाई। जी सर। जी जी सर, जी। सेट और हो मॉलिक्यूलर गया। फॉर्मूला क्या होगा इसका? अच्छा देखो लिखा हुआ भी है, यूज देखो इन्फॉर्मेशन, ये हाँ। देखो आया हुआ ये रहा, यूज इन्फॉर्मेशन इन 3C टू सजेस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ ई। स्ट्रक्चर ऑफ ई बताना है भाई, बताइए कैसे बना बताएंगे? रहे सर। सर एक डबल बॉन्ड होगा, 3 कार्बन होंगे और एक कार्बन बीआर कार्बन होगा। में एक क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, और तीसरे कार्बन पे लगा डबल होगा बॉन्ड Br, हो गया, यस और नो? तीसरा कार्बन Br जी जी। सर। BR। क्योंकि डबल नहीं। बॉन्ड पे तो नहीं चलिए। लग सकता, नहीं लगा होगा ना, पर दूसरा डबल बॉन्ड ने क्या कसूर किया है, यस और नो? जी सर। क्लियर है भाई? जी जी सर। यस जी सर। सर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 5, कितना बड़ा सवाल है भाई, 22 नंबर का सवाल है भाई साहब। चलो, कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ ई विद कोल्ड डाइल्यूट, अरे ये तो आसान है यार, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ गया फिर से रिएक्शन। कोल्ड डाइल्यूट के साथ रिएक्शन आपको पता है कैसे होता है? यहाँ पर भी OH लग जाता है और डायोल हो यहाँ पर जाते भी हैं, डायोल आएंगे, OH लग डायोल जाता है, आएंगे। ठीक है ना? तो भाई साहब कर लो, कर लेते हैं, कर लोगे, बल्कि क्या करेंगे, करो भाई, इसको कैसे हो जाएगा? ये क्या था, सर ये C3, पहले एक मिनट रुको, C3 एच H5 H5 Br था, H5 Br। BR। हाँ, Br था। तो ये बन गया C3 C3H7 H5 हाँ H7। चलिए C3H5 Br और 2 OH नहीं लगा सकते क्या? ये बेटा क्या कह रहे हो? C3H5 Br और 2 H अलग से नहीं लगा सकते क्या? 2 अरे H इतनी सी तो कैलकुलेशन है, कर लो। भाई OH OH की एडिशन होती है ना इसमें, जब एडिशन होगी तो क्या हो जाएगा, जी सर। C3 रहेगा, H क्या हो जाएगा, 7 H7 Br Br और O2। O2। फिर आ जाए, लास्ट क्वेश्चन आ गया इसका, C2 कैन बी सिंथेसाइज यूजिंग A1 एज अ सिंगल ऑर्गेनिक रिएक्टेंट। A1 क्या है, ये कौन सा ग्रुप है, ये तो एल्डिहाइड एल्डिहाइड है, और ये क्या बन रहा है, एस्टर। एस्टर तो बन रहा पहले है, ठीक है ना? पहले इससे वो तो नहीं बनना होगा, डिवाइस अ मल्टी ऑक्सीडाइज। स्टेप सिंथेटिक रूट टू फॉर्म C2 फ्रॉम A1,
ठीक है, मल्टी स्टेप बताना है, आइडेंटिफाई द रेलेवेंट रीजन कंडीशन, स्टेट द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ ईच स्टेप। भाई तो आसान में बता तो दो उसको क्या बनेगा। ऑक्सीडाइज करना है पहले सर, इसको पहले ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज करेंगे, करके अल्कोहल ऑक्सीडाइज से रिएक्ट करेंगे, करवाएंगे, फिर उसको अल्कोहल H+O4 से रिएक्ट और करेंगे। हीट देंगे पहले तो ऑक्सीडाइज एस्टर करेंगे, बन अल्कोहल जाएगा। से रिएक्ट कराएंगे, फिर बस हीट देंगे और बन जाएगा बस बन जाएगा। हीट। सर तो लेकिन हमें ये देखना है कि 1 2 3 ये प्रोपेनॉल होगा, बेटा ध्यान में क्योंकि रखो, जो एक ही रिएक्टेंट लेके रखना है। तो आप क्या कहोगे, एक ही रिएक्टेंट से करना है ना दोनों काम। तो इसका मतलब है अच्छा एक पोर्शन को तुम ऑक्सीडाइज करोगे और इसी के एक पोर्शन को रिड्यूस करोगे। अल्लाह के वली भाई, क्या क्योंकि मतलब, तुम्हें अरे एस्टर बनाना है, हाँ, एस्टर के लिए तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड भी चाहिए और तुम्हें दोनों अल्कोहल भी चाहिए। अल्कोहल भी चाहिए। और क्या दोनों जी इसी सर। से बन सकते हैं? हाँ जी सर बन सकते हैं। आप क्या कहोगे, वन देखो पोर्शन ऑफ इसको ऑक्सीडाइज करेंगे और रिड्यूस अच्छा तो करेंगे। इसी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं चेंज करके। जी इज ऑक्सीडाइज, और रिएजेंट लिखना है, कैसे ऑक्सीडाइज करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ ये मतलब K2Cr2O7 acidic K2Cr2O7 and एसिडिफाइड heat under reflux हम्म टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक form एसिड और दूसरा हाँ carboxylic acid, and the other portion इज रिड्यूस्ड of K1 is LiHO reduced using लिथियम एल्यूमिनियम LiAlH4 Al to form लिथियम टेट्राहाइड टेट्रा alcohol, प्रोपेनॉल। to form alcohol। और उसके बाद फिर ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट then रिएक्ट तो टू इसका फॉर्म एन एस्टर सर इसकी alcohol, कंडीशंस और रिएजेंट नहीं लिखना। जी बेटा 3 नंबर तभी तो मिलेंगे, 3 रिएक्शन कंडीशन। then alcohol and carboxylic acid हम्म, are allowed to react concentrated H2SO4 in presence of H2SO4 and heat and heat concentrated under H2SO4 to form C2। एस्टर। Yes or no? कौन सी C2 क्या मतलब? ऊपर C2 लिखा हुआ है ना। अच्छा C2 वो C2 सही है। क्या कहते हो भाई, कैसा दिया? सर बहुत अच्छा, अलग जबरदस्त है सर, जबरदस्त। ओहो मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे नौनिहालों, जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया था कि ये सारे क्वेश्चंस रीसेंट पास पेपर्स के ही हैं। तो दिस इज अ बेहतरीन आइडिया कि आप कितना अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे ख्याल है एक सेशन के लिए तो बस हो गई है, क्योंकि दिमाग अब सैचुरेट होने लग गया होगा। सर वैसे वो मेरा सब क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे? सॉरी क्या कह रहे हो? मेरा क्वेश्चन वाला सॉल्व कर देंगे? क्या क्वेश्चन, दोबारा बोलो। मैं कह रहा हूँ जो मैंने क्वेश्चन भेजा था वो सॉल्व कर देंगे सर? अबे तुमने कोई लल्लू वाला सवाल भेजा था, मैंने एक नजर देखा भी था, बच्चों वाला सवाल तुम भेजते हो ऊपर से हाँ बस। सर तो मुझे नहीं समझ आया ना, मैं क्या किससे आपके नाम से पूछूंगा? अजीब आदमी हो यार। चलो देख लो। सर आपने लास्ट पास्ट पेपर सेशन में क्या करवाया था? जी बेटा लास्ट पास पेपर सेशन में इसी का P1 कराया था, सारे टॉपिक के 5-5 10-10 सवाल कराए थे। सर आपने उसकी रिकॉर्डिंग की थी? उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो नहीं भेजी मैंने। अच्छा, आपने मेरा जीना हराम नहीं किया होगा ना रिकॉर्डिंग के लिए। अच्छा जी, इंशाल सर ने एक सेंड सवाल कर भेजा हुआ देना। है यार, इंशाल क्या सवाल भेजा है खुदा की बंदे को। इंशाल का सवाल मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को, ताकि थोड़ा मिलके थोड़ा सा इंशाल की खिंचाई करें। ठीक है ना, तो मैं एक मिनट जरा इंशाल वाला सवाल दिखा देते हैं आपको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करके। एक मिनट होल्ड करें। हाँ भाई, इंशाल रसूल का सवाल यहाँ मैं लगा रहा हूँ, अटैच कर रहा हूँ, ये रहा। आ रहे नजर? कच्चा पक्का तो आ ही रहा होगा। अब इंशाल मैं बता रहा हूँ तुम्हें, बहुत जलील करने वाला हूँ अगर ये सवाल आसान निकला तो। ठीक है, देखो भाई थोड़ा कच्चा पक्का नजर आ रहा होगा, ब्लर ब्लर सा, क्योंकि छोटी सी इमेज है। तो जरा मेन रिएक्टेंट को देखो क्या क्या है, ये कौन सा ग्रुप आइडेंटिफाई हो रहा है, ये कौन सा ग्रुप बना हुआ है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। बना हुआ है, और दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक है।
उसके बाद ये क्या है, हाँ। सेंटर में OH है और फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड है। और तो हाँ जी, यस सर। अब पहले इसमें यहाँ लिखा हुआ है एथेनॉल के साथ हीट करें, तो जब एथेनॉल के साथ हीट करेंगे तो आपको पता है यहाँ जो कार्बोक्सिलिक एसिड का H है वहां एथेनॉल का CH3 आके अटैच हो जाएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यस और नो। जी तो जो प्रोडक्ट बनेगा अगर मैं बना के इनको दिखा दूं तो ये हो जाएगा COO और यहाँ पर लग जाएगा CH3 और उसके बाद ये CH2 एज इट इज रहेगा, ये CHOH एज इट इज रहेगा और उसके बाद ये CO के साथ भी CH3 आ जाएगा, ये यहाँ वाला प्रोडक्ट आ गया, यस और नो। यस सर, ठीक है सर। अच्छा उसके बाद ये देख लो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, हाँ ये है अच्छा सवाल, वेरी गुड। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अब क्या होगा, जरा पहले में ना इस वाले रिएक्टेंट को खोल के बना दो बड़ा करके ताकि बात समझाना आसान हो जाए। ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। COH COOH और ये क्या है CH2 और फिर क्या है ये क्या था CHOH CH और ये OH और फिर एक और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और फिर एक और कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ग्रुप है। ठीक है, अब कहता है कि इसको भाई कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दे दिया आपने, ठीक है। हाँ ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना। पहले तो बताओ कि क्या होगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है सर OH और CH2 में से H निकल जाएगा, बीटा कार्बन। कहाँ से निकलेगा, यहीं से निकलेगा ना खाली। हाँ सर, यहीं से निकल सकते हैं। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बोलो। सर यही कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड और COH। नहीं सर, CH। हाँ सही है जी जैनब, यस और नो। जैनब जी सर। इंशाल भाई आपको बता रहे हैं, बात समझ में आ रही है, ऊपर से जा रही है। जी सर। उसके बाद आ जाओ ये बी को देखो, बी को, अब ये ग्रीन वाला हमारा मेजर रिएक्शन है। बी में क्या है देखो, उसको कार्बोक्सिलिक से रिएक्ट करा रहे हैं, कार्बोक्सिलिक से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से कौन सा पार्ट रिएक्ट करेगा, अल्कोहल वाला, यस और नो। अल्कोहल वाला। और कैसे रिएक्ट करता है हमने पढ़ा है कि अल्कोहल वाला कार्बोक्सिलिक कौन सा है, इथेनोइक एसिड है। तो ये लो इथेनोइक एसिड CH3CO2। तो हमने क्या पढ़ा होता है कि जो अल्कोहल की कार्बन चेन होती है पूरी ये वाली, वो आके यहाँ अटैच हो जाती है, यस और नो। जी सर। भाई यही पैटर्न पढ़ा है ना हमने कि अल्कोहल की जो पूरी कार्बन चेन होती है वो यहाँ आके अटैच हो जाती है। जी सर। तो आप इसको लिखने के दो तरीके, क्योंकि ये कार्बन चेन काफी बड़ी, तो या तो आप इसको ऐसे लिख लो कि रुक जाओ, या तो आप इसको ऐसे लिख लो CH3CH2 और ये CH और COH एज इट इज लिखा, ये कार्बन चेन थी, और इस CH पे यहां पर आप लिख लो CH3COO। बात हो गई वही बात, ठीक है। और अगर आपने और थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके लिखना है तो आप ऐसे लिखो इसको CH3COO और उसके बाद ये किससे अटैच है, CH से अटैच है। अरे भाई बोलना पड़ेगा, CH से अटैच है। CH से अटैच है। और फिर ब्रैकेट में लिख दो COOH और फिर CH2COH। देखो आइडिया क्लियर होगा तभी कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। जी। आ गई बात समझ में, ये क्या किया मैंने। जी सर। हाँ भाई ऑनलाइन बाकी बच्चे जो हैं। जी सर, ये इसी कंडेंस स्ट्रक्चर में लिखना है। हाँ जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। ओके, शुरू हो गया। खोल के लिखना तो आसान होता है ना। उसके बाद आगे जिन्होंने बकवास की हुई है वो खाली क्लियर है। जब यहाँ पर देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना लिया था हमने सी में, ये आगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब इसके स्ट्रक्चर पूछे में आगे, ये तो आसानी से हो जाना चाहिए कि जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया आप इसको हॉट कॉन्सेंट्रेटेड से रिएक्ट कराओगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा COH और COH। क्या ख्याल है भाई, क्योंकि ये वाला पार्ट भी कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होगा, यस और नो। यस सर। जी सर। अच्छा, फिर इसी को जब कोल्ड से कराओगे तो इसके साथ भी OH अटैच हो जाएगा और इसके साथ भी OH अटैच हो जाएगा। और फिर इसका जब स्टीम से रिएक्शन कराओगे H3PO4 में तो आपको पता है स्टीम के साथ क्या होता है, HOH ऐड हो जाता है, बनेगा ना। हाँ अल्कोहल बन सर, जाता है। स्टीम और H3PO4 मतलब एक ही चीज कर रहे हैं। स्टीम और अबे वो हाइड्रेशन का रिएक्शन है ना, एल्कीन में जो पढ़ा था। हाँ सर, तो दोनों चीजें ऐड होंगी। नहीं, स्टीम का HOH ऐड होगा ना भाई। नहीं, स्टीम और नहीं सर, दोनों चीजें लिखी हुई है तो मतलब दोनों साथ ऐड हो रही है, अलग अलग है। दोनों दूसरी कंडीशन है ना, मतलब सिर्फ स्टीम से और सिर्फ उससे हो सकता है। क्या बोल रहे हो, एक ही डबल बॉन्ड है, दोनों का स्टीम डालने से सिर्फ स्टीम डालने से रिएक्शन हो जाएगा। नहीं होगा भाई, पागल तो नहीं होगा, बेसिक कंडीशन दोनों साथ में डालना है।
हाँ भाई, जैसे डिहाइड्रेशन कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में होती है, तो हाइड्रेशन H3PO4 में होती है। ओके सर। ओके सर। तो एक तरफ H लग जाएगा, सिमेट्रिकल है, मर्जी है कहीं भी लगा दो, तो ये मिसाल के तौर पे ये हो जाएगा COH एज इट इज रहेगा, ये वाला CH2 कर दिया तुमने, और ये वाला CHOH कर दिया, और फिर ठीक है। और उसके बाद ये कोल्ड वाला बता चुके हैं। क्या मसला है इसके अंदर? हाँ भाई इंशाल्लाह, क्या मसला है इसमें? सिर्फ ये वाला लिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लिखने में गलती हो ये सकती। वाला सर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वाला भी मुझे थोड़ा बोल दिया। क्या कह रहे हो? ये वाला जो आप कह रहे हैं, और फिर एक H2SO4 वाला भी मुझे समझ नहीं आ रहा था। H2SO वाला क्यों नहीं आ रहा था? अल्कोहल डिहाइड्रेट हो जाएगा ना यार, सिंपल सी बात तो है। सर मुझे उसको देख के डर गया मेरे पास। दोनों कार्बोक्सिलिक भी है, बीच में तुम OH देख भी के है, डर जाओ बस यार, क्या बोलूं मैं तुम्हें, इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हें तो खुश सर वो रखे। मतलब लिखा है इस तरीके से, मैं क्या कर सकता हूँ? क्या कह सकता हूँ मैं, क्या कह सकता हूँ? बहरहाल मेरे बच्चे, आज रात में कोई टेस्ट छोड़ेगा नहीं, सब ने टेस्ट में मौजूद रहना है। मेरे ख्याल 40 या 60 नंबर का टेस्ट है, बड़ा टेस्ट है, ठीक है ना, और इट विल चेक यू। तो इसलिए अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को करें भी। और सर उनने टेस्ट 8:30 बजे रखा है। नहीं, बढ़ा दिया उसको, आगे कर दिया है टेस्ट को, ठीक है। तो अपडेट नहीं आया। तो जब भी है प्लीज बी देयर इन द टेस्ट, ठीक है, वरना मैं आगे किसी सेशन में तुम लोगों को सारे इंडक्ट ही नहीं करूंगा, भाड़ में जाओ तुम लोग, ठीक है भाई। सर चलो MCQ वाला सेशन सेंड कर दे।